जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। और आपको पता है कि हम अपनी ज्योग्राफी क्लास खत्म कर चुके हैं और आज हमारी इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास होने वाली है, जिसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूं। हालांकि इस क्लास के बाद मैं आपको अपडेटेड पीडीएफ दूंगा, क्योंकि इसमें और भी चीजें मैंने ऐड ऑन करी हैं जो कि पुराने वाले पीडीएफ में नहीं थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस पीडीएफ के लास्ट में भी आपको मैंने क्यूआर लगा दिया है, वो भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलता। जो बच्चे हैं शुरू से वो जानते हैं कि हम अपने कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, या फिर सीडीएस हो, या फिर कोई स्टेट पीसीएस के लिए अगर बच्चा देख रहा है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के लिए अप्रोप्रिएट है। राइट, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि कल ईद होने वाली है, तो सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और खूब खुश रहिए, त्योहार मनाइए, मिलजुल कर मनाइए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, हम समझने वाले हैं, क्योंकि पूरे पॉलिटी में हमारा मेन जो फोकस, मेन जो सेंटर होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। तो संविधान के बारे में हम समझें, जाने, उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि आखिर संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई। क्या पहले इस संविधान के बनने से पहले कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा था जो संविधान का काम करता था, या कोई ऐतिहासिक ऐसा कोई बैकग्राउंड रहा है संविधान का? ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे और समझेंगे आज की क्लास में, एक एक करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे और भी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा इंडेक्स आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्ट हैं जहां से क्वेश्चंस हर साल आते हैं आपके एग्जाम्स में, एक आधे क्वेश्चंस हर एग्जाम में यहाँ से आते हैं, तो सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी आज के बाद। इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले, बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। क्या है वो चीज? कि हम अपने रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह देखें, बट पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तुम्हें पता है कि इस पूरे मैंने पीडीएफ में ना क्या करा है कि ऐसे कुछ इमेजेस लगा दिए हैं ताकि आप रिवीजन कर सको आसानी से। और दूसरा ये काम किया है कि मैंने ये रिटन फॉर्मेट में भी बना दिया है ताकि आप प्रिंट करवा सको। तो थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है आपको। आपको जब अगर मन हो तो प्रिंट कराते समय ये भी प्रिंट करवा लेना, ना मन हो तो ये लिखित वाला प्रिंट करवा लेना, और ये सॉफ्ट कॉपी में आप देख करके रिवीजन कर सकते हो फटाफट। ठीक है, सो मैं आपको दोनों मिक्स करके पढ़ाता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें पता है, कुछ हिस्टोरिकल बात बता देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की बात है जो कि हम हिस्ट्री में डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि कनेक्ट कर पाए। तुम्हें पता है कि सबसे पहले जो भारत में यूरोपियंस आए वो आए कब? 1498 में। कौन आए थे? तो आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली आए थे। ठीक है, अब उन पुर्तगालियों में जो सबसे पहला यूरोपीय आया वो कौन था? वास्को ड गामा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 1498 में कालीकट पे आया वो, उसका खूब जोरदार तरीके से जामोरिन ने क्या किया? वेलकम किया। ये सारी बातें पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब जब ये भारत आया वास्को ड गामा, तो कई सारे यूरोपियंस को ये रास्ता दिखा गया कि भाई साहब, आप यहाँ फालतू समय वेस्ट कर रहे हो, जाओ भारत में, देखो कितना रंगारंग माहौल है, रंगारंग मौसम है, और दम भर वहां पर क्या होता है, ये मसाले की खेती होती है जो तुम लोग खा रहे हो, जो मैं लिया करके भेज रहा हूँ, तुम सबको खिला रहा हो। अब इसको देखा देखी वहां से लोग चलना शुरू हुए। तो तुम्हें पता है कि पुर्तगाली के बाद कई सारे लोग आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि पुर्तगाली के बाद तुम्हें पता है पुर्तगाली, डच आते हैं, ठीक है, आपके ब्रिटिश आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ये सारे लोग आते हैं, ये सारे लोग आते हैं एक एक करके। अब हमारा जो मेन फोकस है ना, ये हिस्ट्री का पार्ट है, हमारा मेन फोकस है वो है ब्रिटिश वालों को पढ़ना और ब्रिटिश वालों से अपना काम निकालना। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ब्रिटिश वाले 1600 के आसपास में भारत में आते हैं और वो कोशिश करते हैं यहाँ से व्यापार करने की। ठीक है, उसके लिए वो, जैसे तुम एक बात बताओ, अगर मान लो हमारे यहाँ की कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे टाटा की कोई कंपनी होगी, अगर उसको कहीं व्यापार करना है, दूसरे देश में जाकर व्यापार करना है, इंग्लैंड में व्यापार करना है या डेनमार्क में व्यापार करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमारी सरकार से भी कुछ बातें करनी पड़ेंगे, कुछ दस्तावेज लेने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर वहां के सरकार से भी दस्तावेज लेने पड़ेंगे, वहां से भी अग्रीमेंट करवाने पड़ेंगे। वैसे ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई भारत में, तो इन्होंने क्या करा कि भाई यहाँ व्यापार करने के लिए ट्रेड चूंकि अच्छा होने लगा, तो इन्होंने सोचा कि एक चार्टर ले लेते हैं, किससे?
जो वहां की महारानी थी, कहाँ की, इंग्लैंड की, तो उनके चार्टर के द्वारा उन्होंने व्यापार को यहाँ शुरू कर दिया। अब जरूरी थी कि ये यहाँ पर भी अपने व्यापार को अस्थायी रूप से स्थापित कर सके। ठीक है, तो इसके लिए तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि भाई साहब इनके अलग अलग एम्बेसडर्स आते हैं इंग्लैंड से। कहा, जहांगीर का शासन चल रहा था यहाँ, तो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, बट यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लो। कोर्ट में जाते हैं कि साहब हमारे को यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाने का अनुमति दे दो। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ से व्यापार और अच्छे रूप से हो। शुरू में तो वो नहीं मानता है, बट बाद में इन 1613 क्या होता है कि जहांगीर फरमान जारी कर देता है। तुमने पढ़ा होगा और हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, घबराना नहीं, हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। और जारी करने के बाद होता है क्या है कि इनको एक एग्रीमेंट, एक रजामंदी मिल जाती है और सूरत में ये पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं 1613 में। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, सारी बातें लिखी गई हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। लगा ली इन्होंने फैक्ट्री। अब इसके बाद से ये व्यापार को और बढ़ाते हैं और फैक्ट्री अपनी मद्रास में भी लगा लेते हैं और कोलकाता, बॉम्बे और कोलकाता में भी लगा लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात चली। अब जब ये कोलकाता तक लगा रहे हैं ना, अभी तक इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई साहब हमारे को क्या करना है, सिर्फ आना है और अपना व्यापार करना है। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पॉलिटिक्स और इन चीजों में इनका अभी तक कोई रुझान देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है कि अब इनका जो रुझान था, जो इनका इन्वॉल्वमेंट था यहाँ के पॉलिटिक्स में, यहाँ के नवाबों के साथ उठक बैठक करना, अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना, यहाँ के लोगों को अपने काम में लेना, ठीक है, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं इनकी। ठीक है, अब ये सब होते 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 हम हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। कई सारी दिक्कतें और कई सारे कन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं इनके बीच में और जो नवाब यहाँ पर रह रहे हैं उनके बीच में और लोगों के बीच में। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट जो देखने को मिलता है वो मिलता है 1757 में प्लासी का युद्ध। तुमने खूब सुना होगा, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में किसके किसके बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश की तरफ से था और सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे। तो इनके बीच में होता है एक जबरदस्त फाइट, जबरदस्त बैटल। ठीक है, और इस बैटल में क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला को हरा देता है। माना जाता है कि ब्रिटिश की ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जीत थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जीत थी जिसने भारत में इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, इनके पकड़ का, स्ट्रेंथ का दरवाजा ओपन कर दिया। ठीक है, किसने, बैटल ऑफ प्लासी ने। बाद में क्या होता है कि भाई साहब ये यहां भी नहीं रुकते हैं। 1764 में तीन लोग जो कि सबसे ताकतवर थे उस समय के, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय कौन था, शाह आलम सेकंड जो कि यहाँ के मुगल रूलर था, ठीक है, जो कि सबसे पावरफुल माने जाते थे, और शुजाउद्दौला। तो ये सारे मिलकर के वापिस इस पर आक्रमण करते हैं और वापिस ये हारते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर भी ये हार जाते हैं। अब इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद ब्रिटिश वाले बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब 1764 में हराने के बाद क्या कर देते हैं, वो अग्रीमेंट करते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है दीवानी राइट्स। दीवानी, दो तरह के राइट्स होते थे, देखो, एक होता है दीवानी और एक होता है निजामत। ठीक है, ये इनके शासन काल में ही था, जब दिल्ली सल्तनत था तभी। दीवानी में ये था, दीवानी का सिंपल मतलब अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है, जो राजस्व है, जो पैसा है, जो रुपया पैसा माल धन आ रहा है, उसको इकट्ठा करना, उसका इस्तेमाल राजा महाराजा अपने लिए करते थे, उसको दीवानी राइट्स कहा जाता था। और निजामत ये था जो लोग इसके लिए काम करते थे, जो इस व्यवस्था को देखते थे, निजाम करते थे। ठीक है, तो ये हो गया दो चीजें। अब दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का, ये किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को मिल जाता है। तो भाई साहब ये तो माला माल हो गए कि चलो भाई अब तो हम बढ़िया से पकड़ कर पाएंगे और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी सारी चीजों पर पकड़ हो जाएगी, लोग हमसे डरेंगे भी क्योंकि हमारे हाथ में है सारी चीजें, सारी सुविधाएं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट होती है 1765। अब 1765 से 1772 के बीच में क्लाइव यहाँ रहता है और एक शासन स्थापित करता है जिसको हम डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। वो डुअल गवर्नमेंट यही है। पहले डुअल गवर्नमेंट हम जाने, पूरे इस सेशन में ना दो तीन शब्द बहुत ज्यादा आपको परेशान करेंगे। जैसे आप सब कंफ्यूज होते हैं डुअल गवर्नमेंट, डुअल कंट्रोल और डायरकी में। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डुअल गवर्नमेंट की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पुराने समय में, सल्तनत के समय में, सल्तनत काल के समय में दो तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। पहला था दीवानी और दूसरा था निजामत। दीवानी में क्या था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना और उन सब चीजों को जो रेवेन्यू से जुड़ी हुई हैं उनको मैनेज करना, ये सब मेन काम था और ये सब लीडर हुआ करते थे। इनको असिस्ट करते थे ये वाले, ठीक है, इनके कहने पर ये काम करते थे, निजामत वाले इनको असिस्ट करते थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे। समझ आ गई बात। तो ये दो तरह का सिस्टम हो गया, इसको हम डुअल गवर्नमेंट या दो तरह का गवर्नमेंट कहते हैं क्योंकि दोनों लोग इसको गवर्न कर रहे हैं, राइट। दूसरा एक किस कंसेप्ट आता है डुअल कंट्रोल का, जो हम अभी देखेंगे। डुअल कंट्रोल स्थापित होता है
डुअल कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई साहब दो तरह का बोर्ड बनाया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों जो है ना, पहले चीज ये याद रखना है कि ये दोनों जो था, ये दोनों इंडिया में स्थापित है। ये दोनों कहाँ है? इंडिया में स्थापित है। अंग्रेजों ने जब शासन अपना स्थापित कर लिया तो उन्होंने ये दो बोर्ड जो है, जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट को लगा कि अब हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसने कंपनी के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने वहां पर कहा, इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में, ये दो बोर्ड बनाए, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था वही एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, लेकिन वहां से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था इनको सुपरवाइज करना, इसको गाइड करते थे कि भाई साहब तुम्हारा ये काम है, तुम ये करो, और उनको बोलो कि ये जाके करें ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो ये इनको बताते थे। तो ये हो गई बात। तीसरा केस आता है डायरकी का केस। तो डायरकी और डुअल गवर्नमेंट लगभग लगभग ये सब सिमिलर शब्द ही है, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा फॉर्म का अंतर है, रंग रूप का अंतर है। तो डायरकी में दो फॉर्म होते हैं, देखो, एक रिजर्व लिस्ट होती है और दूसरा होता है ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, ये सारी बातें अंदर लिखी गई हैं, चिंता नहीं करनी है आपको। डायरकी में दो तरह की लिस्ट होती है, एक होता है रिजर्व लिस्ट और एक होता है ट्रांसफर लिस्ट। इसमें कुछ ऐसी बातें लिख दी जाती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे लिख दिए जाते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल होता है? ब्रिटेन वालों का, ब्रिटिश का कंट्रोल होता है डायरेक्टली। ठीक है, जो उनके गवर्नर जनरल या फिर जो उनके गवर्नर्स थे उनका कंट्रोल था। दूसरा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कुछ ऐसे मुद्दे लिखे गए जिनमें इंडियन मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, जो ये काम नवाब कर रहे थे ना यहाँ पर निजामत के तौर पर, ठीक है, यहाँ पर वही इंडियन मिनिस्टर वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखभाल कर रहे हैं और ये इसका क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा वो। अब इन दोनों को समझना है ना, दीवानी निजामत और रिजर्व ट्रांसफर को, तो एक लाइन में बस अगर आपको बताऊं तो समझ लो, रूलर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट रूलर। ठीक है, मतलब ये जो रिजर्व वाले हैं ये रूलर हैं, इनके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कोई जवाबदेह नहीं है, लेकिन ये बेचारे हैं, ये जवाबदेह हैं। जो ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये जवाबदेह हैं, किनको? इनको जवाब देना है, लेकिन इन बेचारों के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये डायरकी, डुअल गवर्नमेंट और डायरकी, डुअल गवर्नमेंट और डुअल कंट्रोल का फर्क होता है, बेसिक। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। ठीक है, 1765 से 1772 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव आता है और उसने क्या कर दिया भाई साहब, इसने डुअल गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है डुअल गवर्नमेंट को समझने में। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट को जब उसने, या द्वैध शासन को जब उसने स्थापित कर दिया, इस ड्यूरेशन में 1765 से 1772 के बीच में भयंकर तरीके से क्या हुआ, दिक्कतें आई। करप्शन चरम पे था, कई तरह की क्राइसिस हुई, फेमाइन आया 1770 में, ठीक है, महामारी चली 1770 में। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या हो गया कि पूरे ब्रिटेन वाले केस में, ईस्ट इंडिया कंपनी और उनसे रिलेटेड चीजों में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। अब जो वहां बैठे हुए थे, जैसे मान लो अब टाटा की कंपनी गई है व्यापार करने, ठीक है, डेनमार्क में, अब वो बेचारे हमसे तो राजी होकर के, हमारी रजामंदी लेकर के वो चले गए वहां व्यापार करने। अब हमें पता चला कि भाई वहां दिवाला निकलने लगा है उनका। ठीक है, जब तक फायदा हो रहा था तब तक तो यहाँ की सरकार खुश थी। जब लगेगा कि उनका दिवाला निकलने लगा तो क्या करेंगे? अब कहेंगे बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमें कंट्रोल लेने दो। सेम वही चीज हुआ। तो 1773 में क्या होता है कि भाई साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले सोचते हैं कि अब सिर्फ इनके काम धंधे से ठीक नहीं चलेगा काम, क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्या कर चुके थे 1757-64 में, ये बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर भी जीत चुके थे। तो अब इनको ट्रेड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी देखना था, अब बाकी चीजें भी मैनेज करनी, तो अब इनसे हो नहीं रहा। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सोचा कि भाई साहब ये इनके बस की बात नहीं है, हमें अपने अंडर में लेना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि भाई साहब एक दस्तावेज जारी करते हैं जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कह देते हैं। 1773 का सबसे पहला दस्तावेज आता है जो ये डिसाइड करता है कि भाई साहब अब ये सिस्टम जो है यहाँ का वो कैसे चलेगा, और ये सब चीजें वो स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां से रेगुलेटिंग एक्ट, और हर 20 साल में या बीच बीच में ऐसे ऐसे एक्ट या दस्तावेज आते रहेंगे जो कि यहाँ के सिस्टम, यहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए उनको लगेगा जैसे जैसे ठीक है वो जारी होते रहेंगे। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे, अब समझेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। अब सबसे पहला जो है वो है 1773 का दस्तावेज। उससे पहले मैं बता दूं कि 1773 से लेकर 1857 में क्या होगा? 1857 में होगा क्रांति पहला, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। अब इस समय क्या होगा ना भाई साहब कि अंग्रेजों को समझ में आ जाएगा कि भाई हमने जो करी है वो कई सारी गलतियां हमने करी हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो गवर्नर जनरल यहाँ पर होता होगा या फिर वाइसराय जो बनेगा यहाँ पर,
उससे कंट्रोल लेकर के 1857 के बाद, क्योंकि इनको लगा कि भाई यहाँ के रहने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश की क्राउन को भेजना चाहिए, तो 1857-58 ब्रिटेन क्राउन को इसका पूरा का पूरा कंट्रोल चला जाएगा। तो हमने क्या करा है कि अभी इस पूरे हिस्से को 1777 से लेकर 1947 तक के हिस्से को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक क्राउन से पहले का समय, मतलब 1773 से लेकर 1858 के बीच का समय, और दूसरा 1858 से लेकर के 1947 के बीच का समय। ठीक है, तो हम इन दोनों हिस्सों में, इन दोनों पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या एक्ट आए, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस आए, ताकि आसानी हो जाए। हिस्से में बांट के पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। एक एक करके हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये पहला लॉ आया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि अब वो रेगुलेट करेंगे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहली बात मैंने आपको बता दी, सारी बेस बता दी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि कब जरूरत पड़ गई कि भाई साहब अब हमें लेना पड़ेगा कंट्रोल, कि बेटा अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये दस्तावेज जारी करी। अब ये किसके अंडर में हुआ, तो उस समय थे प्रधानमंत्री वहां के लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड वॉर्ड नहीं बोला जाता है इनको, सिर्फ नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ वहां के प्रधानमंत्री थे, और उनके कार्यकाल में ये पहला अध्यादेश या पहला रेगुलेटिंग एक्ट जारी होता है। ठीक है, तुम्हें पता है कि बेटल ऑफ प्लासी ये जीत चुके हैं, बेटल ऑफ बक्सर ये जीत चुके हैं, तो अब इनको जरूरत है कि भाई साहब पूरा का पूरा सिस्टम इनको देखना है। तो अब ये क्या करते हैं कि जो अपने इनके नेता हैं, जो अपने इनके ऑफिशियल्स हैं, उनको और पावरफुल बनाते हैं और पावर देते हैं। समझते जाना, हर चीज रटने से नहीं होता है कि भाई 73 में गवर्नर जनरल बन गया। क्यों बन गया वो समझो, क्यों बन गया वो समझो, क्योंकि अब उसके काम को विस्तार करना है। ठीक है ना, अब उसके काम को, उसके भार को बढ़ाना है, तो इसलिए उसके पोस्ट को भी और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल बना देते हैं कि भाई अब तुम पे जिम्मेदारी ज्यादा है। और पहला गवर्नर जनरल बन के आता है वारेन हस्टिंग 1773 के इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, और साथ ही साथ इसके लिए, इसको असिस्ट करने के लिए 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना के दे दी जाती है, जिसमें मेंबर हैं बारवेल साहब, फ्रांसिस, मॉनसून और क्लेवरिंग। ये 4 मेंबर से नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनते चलो। तो ये 4 लोग मेंबर हो गए। अब एक बात और यहां से ध्यान रखनी है, क्या ये जो डिसीजन होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, क्या ये अकेला गवर्नर जनरल लेगा? नहीं, ऐसा नहीं था। था कि जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों के बीच वो बात रखी जाएगी। अब इनमें था कि ये डिसीजन कैसे ले रहे हैं। सिर्फ एक केस आएगा जब गवर्नर जनरल अपनी बात को या अपने डिसीजंस को या अपने वोट को कास्ट करेगा। कब? जब दोनों साइड 2-2 में बट जाए। ठीक है, जैसे मान लो कोई बात हुई या किसी पर राय लेनी है, 2 लोग एक साइड हैं और 2 लोग उसके खिलाफ हैं, तो दोनों लोग अलग अलग हो गए। अब गवर्नर जनरल जिधर डिसाइड करेगा वही होगा फाइनल निर्णय। तो ये केस था। ठीक है, दूसरा ये कि बंगाल के अलावा 2 और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, अभी हम आगे देखेंगे भी, बॉम्बे और मद्रास। इन दोनों को क्या करा गया कि बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया, इसके अधीन ले लिया गया कि भाई तुम भी इधर आओ, कहां जा रहे हो, इधर आओ, हम लेंगे तुम्हें अपने कंट्रोल में। और बंगाल से इसको कंट्रोल किया जाने लगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां क्वेश्चन आता है वो है ये कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाती है। कहां पर? कलकत्ता 1774 में। बाद में देखेंगे उसको ले आया गया दिल्ली में, कब लाया गया वो सब चीजें बाद में देखेंगे। इस 1774 के बने हुए सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर? कलकत्ता में, पहले जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो बनते हैं एलिजा इम्पे। पूछा गया ये दोनों क्वेश्चन, ऐसे हल्के मत लो, ये दोनों क्वेश्चन पूछा चुका है, एलिजा इम्पे बनते हैं। इनके अलावा जो जज बन के आते हैं वो है लमास्त्रे, हाइड और चैम्बर। लमास्त्रे, हाइड एंड चैम्बर, ये 3 और जज बन के आते हैं। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जुरिस्डिक्शन था, अधिकार क्या था? तो सिविल मैटर्स देखता था, क्रिमिनल मैटर देखता था, एडमिरलिटी देखता था, मतलब समुद्री वगैरह से चीजें जो चल रही हैं, और एक्लेसियस्टिकल चीजें देखता था। एक्लेसियस्टिकल मतलब होता है कि जो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या क्रिश्चियन रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स हैं, जो धार्मिक चीजें हैं क्रिश्चियनिटी की, उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर वो चीजें देखते थे, या धार्मिक मुद्दों पर वो चीजें देखते थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके अलावा एक और क्या काम किया गया भाई साहब? जो कंपनी के सर्वेंट्स थे या जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनको बैन कर दिया गया कि आप किसी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, या किसी तरह का गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते भाई साहब। ठीक है, और जो डायरेक्टर्स थे वो, उनको कंपलसरी कर दिया गया कि वो भाई साहब रिपोर्ट करेंगे सिविल मिलिट्री रेवेन्यू मैटर्स को, किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। वही डायरेक्टर जो आपने देखा ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आपने सुना था। चलिए अब हम आगे आते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या रहा 1773 वाले का? एक तो ये कि भाई साहब यहां से पार्लियामेंट्री कंट्रोल अब धीरे धीरे स्टार्ट
स्टार्ट हो गया, कंपनी रूल के ऊपर अब पार्लियामेंट का कंट्रोल स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। दूसरा ये है कि अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया भारत में, और नया जो जुडिशियल सिस्टम है जो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के फॉर्म में कलकत्ता वाला, अब वो स्टार्ट हो गया। बट चूंकि ये पहला नियम था, कभी भी पहला नियम पहला कानून अगर आप ले आओगे ना, या नया कोई कानून ले आओगे, तो ऑब्वियसली उसके कई सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं, लोगों में उसकी नाराजगी भी होती है, कुछ लोगों को फायदे भी होते हैं। तो पहली बार जब इसको लागू किया गया तो कई सारी दिक्कतें आई, कई सारे कन्फ्लिक्ट हुए यहाँ पर लोकली, ठीक है। खास करके जो यहाँ के लोकल लोग थे, धार्मिक लोग थे, उनके मुद्दों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस, ठीक है, तो वो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, या कई तरह की चीजें और भी थी जो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आती थी, या फिर ब्रिटेन और यहाँ के लोगों के बीच में विवाद बढ़ते रहता था। तो उनको ठीक करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। क्यों? ताकि इसको सेटल किया जा सके, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम एक तो ये था डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इससे पहले डिफाइन नहीं था कि भाई साहब कहां तक इसका जुरिस्डिक्शन है। मैटर डिसाइड था कि हम इस मैटर में है, लेकिन एरिया डिसाइड नहीं था। तो एरिया डिसाइड करके इसको सिर्फ कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया, और कोर्ट को कहा गया कि भाई तुम जो रेवेन्यू मैटर्स हैं, जो राजस्व का मैटर है, उसमें हस्तक्षेप ना करो, दूर रहो बेटा। उसके बाद और क्या हुआ सर, जो गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल है उसको इसके दायरे से बाहर कर दिया गया कि भाई ये तुम्हारे दायरे से बाहर रहेंगे, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम अपने काम से काम रखो। क्योंकि पूरा कंट्रोल उनका था कि भाई अपना व्यापार को ऊपर ले जाना है और अपने इकोनॉमी को बूस्ट करना है। यहाँ के लोगों से, यहाँ की व्यवस्था से उनको कोई ज्यादा मतलब था नहीं, बस कंट्रोल करना था, मेन तो पर्पस वही था, ठीक है। और क्या कहा गया कि भाई साहब जो कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा उनकी ड्यूटी करते हुए। साथ ही साथ पर्सनल लॉज जो अपने अपने यहाँ के रिलीजन के अपने अपने लॉ हैं उनको अप्लाई करा, ठीक है। कोर्ट को कहा है कि भाई आप अप्लाई कराओ, जैसे हिंदू का लॉ है, मुस्लिम्स का जो लॉज है, ठीक है, तो वो सब चीजें देखी गई। और जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, राजस्व अधिकारी थे, उनको इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया कि भाई उनको भी बाहर रखो, उनको बीच में मत लाओ, ठीक है। इतनी बातें रही इस सेटलमेंट एक्ट में। अब इसने तो कई हद तक रिजॉल्व कर दिया सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो लफड़ा चल रहा था उसको खत्म कर दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या करा कि कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो भी डिफाइन कर दिया, पर्सनल लॉज को खत्म कर दिया, ठीक है, मतलब लागू करवा दिया, उसको भी सेटल कर दिया, और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। बट फिर भी बात बनी नहीं इससे। इस अब जो मेन आते हैं ना, वो आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो पीट है ना उनके अंडर में ही आता है, ठीक है। 1784 में सीधे ईयर ही पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी सुधार करने के लिए है। इसका मेन काम था, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कंट्रोल को और बढ़ा दिया जाए। दूसरा ये था, इसने डुअल कंट्रोल सिस्टम, जो मैंने अभी बताया ना, डुअल कंट्रोल सिस्टम ऊपर में क्या क्या था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा क्या था बीओसी और दूसरा था सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दोनों का मैंने मैटर बता दिया कि भाई साहब दोनों क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पर स्थापित किया गया, ब्रिटेन में स्थापित कर दिया गया। ये मेन काम क्या था इसका मेन काम था सुपरवाइज करने का, ठीक है, सुपरवाइज करने का किसको, सीओडी को, ये सुपरवाइज करते थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी एसओएस इसको कहते हैं, और एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, तो ये लोग भी थे। उसके अलावा और क्या था सर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो मैंने बताया दूसरा जो बोर्ड था वो कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम सीओडी कहते हैं। उसका मेन काम था क्या, कमर्शियल मैटर्स या कमर्शियल अफेयर्स को देखना और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ठीक है। उसके अलावा ये जो गवर्नर जनरल का काउंसिल अभी देखा था आपने कि 4 मेंबर्स का हुआ करता था, हुआ क्या कि इसको घटा करके 3 मेंबर का कर दिया जाए, ये पिट्स का सुझाव रहा। तो ये सारी मोटा मोटी बातें रही। दूसरा और क्या रहा सर कि बॉम्बे और मद्रास को जो बंगाल के अधीन आप ले आए हो ना, उसको रहने दो, उनको इधर उधर मत करो। और जो कंपनी का जो टेरिटरी था उसको ब्रिटिश पोजीशन का नाम दे दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। उसके अलावा जो गवर्नर जनरल था उसके पावर को और बढ़ाने की बात कही गई कि भाई साहब वॉर के समय में और डिप्लोमेसी में थोड़ा सा और उसको छूट दे दिया जाए और पावर उसका बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये सारे सिग्निफिकेंस रहे कि डुअल गवर्नमेंट जो अभी आपने देखा कंपनी और वो वाला चीज अलाउ हो गया, ब्रिटिश को पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी बातें बता दी। अब ये करने के बाद देखो 1773 में आया था पहला रेगुलेटिंग एक्ट, उसको ठीक करने के लिए 1781 में एक आया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, ऐसे रिवीजन करते चलो, ठीक है। अब इनको ठीक करने के बाद आता है फिर दूसरा वाला चार्टर एक्ट 1793 में, 20 साल के बाद, ठीक है, 20 साल के बाद आता है दूसरा वाला चार्टर एक्ट 1793 में, और ये फिर 20 साल के लिए रिन्यू कर देता है। क्या क्या करता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुनो। पहला ये है कि जो कंपनी की यहां मोनोपोली चल रही थी ट्रेडिंग की,
ठीक है, उसको कुछ नहीं करते, वो कहते हैं भाई चलते रहने दीजिए, ये जबरदस्ती अपना ट्रेड कर रहे हैं, जो मनमाना ट्रेड करते थे, मनमाना व्यापार करते थे यहाँ पर, जैसे उनकी इच्छा होती थी। ठीक है, उसको इन्होंने नहीं छेड़ा, वो मोनोपोली चलती रही उनकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलने दो। और क्या करा भाई साहब, इन्होंने गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया कि भाई साहब नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, और पावर बढ़ाओ, बढ़ा दिया। और ये भी पावर दे दिया गवर्नर जनरल को कि भाई जो काउंसिल है उसको तुम कुछ केस में ओवरराइड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई तुम 2-2 का वेट करते रहो। ठीक है, और क्या हुआ सर, कमांडर इन चीफ, ये क्या है सर, तो कमांडर इन चीफ वो है, जैसे आज के समय सेना प्रमुख भारत में है ना, वैसे उस समय के सेना प्रमुख को कमांडर इन चीफ कहा जाता था, उसको भी काउंसिल मेंबर का हिस्सा बना दिया गया। चलो, और क्या किया गया सर, और कुछ बातें करी गई, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्चा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में बैठा है, जो वहां से सुपरवाइज कर रहा है, उसका खर्चा हम इंडियन से लेने लगे। देख रहे हो, उनका खर्चा कहां से लेने लगे, हम इंडियन से लेने लगे कि भारतीय राजस्व उनको खर्चा देंगे। वाह बेटा, कमाए हम, मेहनत करें हम, पैसा दें हम, और खाए कोई और, यही है। और आज भी कुछ लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है चीज। खैर, गवर्नर जनरल जो है उसको इंपावर कर दिया गया, उसको इतनी शक्ति दे दी गई कि भाई तुम खुद अब रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हो, और जो लॉज बनाओगे उस लॉ को कहा गया रेगुलेशंस। क्या कहा गया, रेगुलेशंस कहे गए। ठीक है, ये सारे सिग्निफिकेंस मैंने बता दिए हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं किस पर, चार्टर एक्ट 1813। ठीक 20 साल के बाद, ठीक 20 साल के बाद एक और आया चार्टर एक्ट, देख सकते हो आप। अब चार्टर एक्ट आता है, ये भी 20 साल के लिए रिन्यू करके चला जाता है कि भाई साहब ये 20 साल। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि जो कंपनी की मोनोपोली चल रही थी भारत में, भारतीय ट्रेड में, भारतीय व्यापार में एक अधिकार उसका चल रहा था, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन यहां से एक कैच ये है कि भाई साहब कंप्लीटली खत्म नहीं किया गया। जो चाइना में उनका मोनोपोली था, जो चाय को लेकर के उनका मोनोपोली था, ये वैसे के वैसे रह गया। बाकी भारत में जो मोनोपोली चल रही थी उसको खत्म किया गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन आएंगे और गलत कर दोगे तो। दूसरा क्या किया गया सर, तो दूसरा ये कि इंडियन जो ट्रेड था, इंडिया का व्यापार था, उसको ओपन कर दिया गया कि जो भाई ब्रिटिश के या जो अंग्रेजी प्राइवेट व्यापारी हैं वो भी आकर के यहाँ पर अब व्यापार कर सकते। ठीक है, तीसरा ये बहुत बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लो, इसी रेगुलेटिंग, इसी चार्टर एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज आए भारत में। क्रिश्चियन मिशनरीज या मिशनरीज कौन होते हैं, तो भाई मिशनरीज वो लोग होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म का उपदेश लेकर के कहीं पर जाते हैं। तो क्रिश्चियंस का उपदेश लेकर के वो भारत में आए, किस चार्टर एक्ट के तहत, 1813। ये पूछा जाता है। अच्छा, कोई पूछ दे कि सबसे पहला कौन आया था, तो देखो 1600 1500 कुछ ईस्वी में आया था, वो था आपका फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो देखना है वो ये है कि चार्टर एक्ट के तहत आया था, क्रिश्चियन मिशनरीज 1813 वाले के तहत। ठीक है, और 1 लाख रुपए इन्होंने ग्रांट कर दिए एजुकेशन के लिए। और क्या क्या चीजें हुई सर, ये देखो मैंने सारे फोटो भी लगा दिए हैं ताकि तुम एट लास्ट मोमेंट आप क्विक रिविजन के लिए इसका इस्तेमाल कर सको। और क्या क्या चीजें हुई सुनो, और ये चीजें हुई कि जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन वहां का जो मेन मुखिया था ब्रिटिश का, उसकी सोवरेनिटी, उसकी संप्रभुता को और रिफॉर्म कर दी गई, घोषित कर दी कि भाई ये और मजबूत रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। सिग्निफिकेंस ये रहा कि मोनोपोली खत्म, ट्रेड पॉलिसी फ्री कर दिया गया। ठीक है, ताकि प्राइवेट वाले भी आए, और मॉडर्न एजुकेशन में जो आप देख रहे हो क्रिश्चियन आपके जो होते हैं उनकी मिशनरी यहाँ पर आई। ठीक है, ये सारी चीजें मोटे मोटे फर्क 1813 में देखने को मिला। अब ठीक 20 साल के बाद दूसरा चार्टर एक्ट आता है, जिसको हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कह देते हैं। ठीक है, ये भी आता है 20 साल के बाद। इसने क्या करा, ये देखो, कंप्लीटली जो मोनोपोली थी ब्रिटेन की, ट्रेड मोनोपोली, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब जो चाइना और चाय वाला था वो भी इन्होंने निपटा दिया कि भाई अब तुम्हारी मोनोपोली नहीं रहेगी 1833 में। अब जो यहाँ की कंपनी थी उनको ट्रेड वाले से हटा करके बोलेगा कि तुम पूरे के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, तुम्हारे बस का ट्रेड नहीं है, वो ट्रेड अब वो देखेंगे जो ऊपर बैठे हैं, तुम पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को देखो यहाँ का, ये कर दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये पूछा जाता है कि इसी एक्ट के तहत, किस एक्ट 1833 वाले के तहत, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। किसके तहत बना था ये बना था 1773 वाले के तहत, और अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आगे आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना इंडिया का, इंडिया का कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड नहीं कहते हैं, सिर्फ विलियम बेंटिक बना।
ठीक है, बेंटिक भाई बन गए। अब इस गवर्नर जनरल को सारा का सारा सिविल और मिलिट्री पावर दे दिया गया, ठीक है, ये चीजें दे दी कि भाई तुम देखो। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन था उसको सेंट्रलाइज किया गया, कि केंद्रीकरण किया गया, कि भाई अब इसको थोड़ा और व्यवस्थित किया जाए और चीजें ठीक करी जाए। जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसको लेजिस्लेटिव पावर भी दे दिया गया, कि भाई तुम एग्जीक्यूटिव देख ही रहे हो, एग्जीक्यूटिव देखो, बहुत बेसिक बताऊं, हम पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव पावर वो होता है, विधायिका पावर वो होता है जो आज हमारी संसद कर रही है। क्या करती है संसद? तो संसद का काम वो है कि भाई साहब क्या नियम है, क्या कानून है, उनको बनाना, पॉलिसीज को बनाना, ठीक है। और दूसरा एक टर्म होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इसको एग्जीक्यूट करना, जो साहब ने कहा है उसको लेकर के बताना, जैसे आज की प्रशासनिक सेवाएं वाले लोग करते हैं, जो प्रशासन में है वो यही तो करते हैं कि भाई साहब जो पॉलिसीज, जो स्कीम्स, जो रूल्स रेगुलेशंस पार्लियामेंट में बैठे लोग डिसाइड करेंगे, वो काम है एग्जीक्यूटिव्स का, जो वहां के प्रशासनिक में लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनका काम है उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अब इस गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको लेजिस्लेटिव पावर भी दे दिया कि भाई अब तुम विधायिका शक्ति भी रखो, ठीक है। और अब वो एक्ट बना सकते थे, ठीक है। अब जो नया रेगुलेशंस बनाएंगे, पहले तो उसको रेगुलेशन कहा जाता था, अब उसको एक्ट कहा जाने लगा, ये भी ध्यान रखना है। पहली बार इसी के तहत, इसी को चार्टर एक्ट के तहत 1833 के तहत लॉ कमीशन बनाया गया। ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, लॉ कमीशन किसके तहत बनाया गया? तो 1833 वाले के तहत लॉ कमीशन बनाया गया। और लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन 1834 में बना, जो कि लॉर्ड मैकाले के अंडर में बना था। ये पूछा गया आपसे एग्जाम में, तो स्टार मार्क कर लो, लॉर्ड मैकाले के अंडर में ये बनाया गया था, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश किया गया कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं, जो कि बहुत पहले से कार्नवालिस के समय में शुरू कर दी गई थी, तो उस समय जो है उसको ओपन कर दिया जाए, हालांकि इसको अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। भारतीयों को सारे ऑफिस के लिए डिक्लेयर कर दिया कि भाई आप एलिजिबल हैं, कोई भी अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, कोई भेदभाव नहीं चलेगा। और स्लेवरी सिस्टम, जो यहाँ का जो गुलामी तंत्र था उसको खत्म कर दिया गया, इलीगल कर दिया गया, और 1943 में इसी के तहत खत्म कर दिया गया पूरा का पूरा। जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल हुआ करता था, आपने देखा ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, उसका नाम अब इंडियन काउंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया है, तो उसको इंडियन काउंसिल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। चलो अब आ जाते हैं कहां से? 1853 वाली चार्टर एक्ट। 1853 वाले चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो इसने क्या करा कि जो चार्टर एक्ट था इसको रिन्यू तो कर दिया, लेकिन जो पहले 20 साल के लिए समय सीमा से फिक्स हो रहा था, इसने 20 साल फिक्स नहीं किया, टाइम ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। इसमें जो मेन काम रहा वो ये कि जो हमने देखा कि लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया था और एग्जीक्यूटिव तो था ही उनके पास, अब इन दोनों को अलग कर दिया गया कि भाई साहब ये दोनों काम अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, इन दोनों काम को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा ये है कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर थे उनमें 6 लोग और जोड़ दिए गए, 6 एडिशनल लोग और जोड़ दिए गए। और क्या हुआ सर? तो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया, ठीक है। और जो पहले बात हो रही थी कि भाई साहब जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं उनको ओपन कर दिया जाए सबके लिए, अब इसमें लेकर के लागू कर दिया गया, जो पहले लागू नहीं हुआ था, ठीक है। और लेकिन एक चीज रहा कि मैकाले ने एक नियम बनाया था, मैकाले की कमेटी थी, उसने एक नियम बनाया था कि भाई साहब जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस्ड पर होगा, तो सिलेक्शन अभी भी मेरिट बेस्ड पर होगा। और ये भी कहा गया कि भाई साहब जो लोकल्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने का, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। ये सारी बातें कब कही गई? 1853 के एक्ट में कही गई हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या रहा सर? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसद प्रणाली की तरफ हमारा पहला मूव रहा ये, ठीक है। और मॉडर्न जो सिविल सर्विसेज आप देखते हैं उसका बुनियादी माना जाता है कि हाँ भाई ओपन करने के लिए ये माना गया, ठीक है। अच्छा, जो आज का सिविल सर्विसेज दिखता है ना, वो स्टार्ट करा गया था कार्नवालिस के समय में, इसलिए कार्नवालिस को लॉर्ड कार्नवालिस नहीं कहता हूं मैं, तो कार्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया कह देते हैं, ठीक है। ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, हिस्ट्री का सेक्शन ये सब हम हिस्ट्री में देखेंगे। और क्या है? चलो अब आगे आ जाते हैं। यहां तक हो गया 1858 से पहले तक की बात है। अब होता है 1857 में एकदम घमासान युद्ध, कई सारी चीजें होती हैं। तुम्हें पता है कि 1857 में मंगल पांडे से लेकर के, ठीक है, बैराकपुर में क्या होता है, फिर घटना घटती है, फिर टीम बनता है, फिर हर जगह पर, लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में, अलग अलग जगह पर क्या होते हैं, आंदोलन शुरू होते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं भड़कती हैं, ठीक है। 10 मई डिसाइड किया जाता है, फिर तरह तरह की चीजें होती है, ये सारी बातें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। बहादुर शाह जफर को नेता डिसाइड किया जाता है, बट फाइनली
अंग्रेज क्या कर देते हैं, इस पूरे पूरे वॉर को सप्रेस कर देते हैं और पूरा का पूरा अपना एक स्ट्रॉन्ग एजेंडा, स्ट्रॉन्ग अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं भारत में। ठीक है, 1857 में यही होता है। लेकिन इस 1857 के युद्ध में एक बात उनको समझ आ गई थी, अगर ऐसे ही इनको छोड़ा ना तो ये बात नहीं बनेगी, ये एक ना एक दिन हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। ठीक है, और अब इनसे ये यहाँ से खेल शुरू करते हैं। कहाँ से? 1857 के बाद से। तो 1857 के बाद में पहले तो ये होता है ना कि बेचारे अभी मारा है चार, घर में क्या होता है, या अपने दोस्तों में तुम क्या करते हो, या किसी को कुछ बोल दो, बुरा लग जाए तो क्या करते हैं, फिर उसकी तारीफ करते हैं कि बेटा फिर वापिस आ जाए हमारे पक्ष में। तो वैसे ही ये भी करते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ डिप्लोमेसी है, समझ लो कि ऑलरेडी भारत के लोग परेशान है, उनके साथ लड़ाई करी है, उनको सप्रेस किया है, जो ट्राइबल्स हैं वो परेशान है, जो लोकल लोग हैं वो परेशान है, जो लीडर्स हैं वो परेशान है, सब परेशान है, किसान है वो परेशान है। तो इन्होंने क्या करा कि भाई लुभाने के लिए कई सारी चीजें 1858 के एक्ट में इन्होंने शामिल कर दी कि भाई साहब नहीं नहीं, हम तुम्हारे अपने, हम पर भरोसा करो और ये चीजें देखो, आप ये लो भाई, हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं, क्या क्या रखा देखो। इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। ये बेचारे वहां, इनको जैसे पता ही नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड में बैठकर खुद 2 बोर्ड बना करके वहां से कंट्रोल कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये वाले परेशान कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि भाई वो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, हम उनको एबॉलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कब? 1858 वाले एक्ट के तहत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, कंपनी खत्म नहीं किया है, उनका जो रूल था, उनका जो कंट्रोल था वो खत्म कर दिया। कहा गया कि बेटा तुम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तुम गए थे व्यापार करने, करो। जो कंट्रोल का काम है, जो डायरेक्ट कंट्रोल का काम है ना, कंट्रोल का काम है, जो सिस्टम तंत्र चलाना है, जो राजनीतिक व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है, वो सीधा का सीधा ब्रिटिश के क्राउन देखेगी। ठीक है, अब सीधे सीधे चला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश क्राउन को कब यहाँ का कंट्रोल ट्रांसफर किया गया? तो 1858 एक्ट के तहत ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पर हमें भरोसा नहीं है, तो वो एक आदमी अपॉइंट करते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे उदाहरण के तौर पर आज समझ लो कि हर स्टेट में, तुम्हें पता है हर स्टेट में क्या होता है कि जो केंद्र की सरकार है अपने तरफ से एक गवर्नर अपॉइंट करवाती है। कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट करके भेज रहा है। तो गवर्नर जो है वो कौन है? केंद्र सरकार का आदमी है। वैसे ही उस समय की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पर हमें भरोसा नहीं है, हमारा एक आदमी जाएगा जो कि तुम्हें देखेगा, तुम्हारा रहेगा वहां पर वाइसराय, गवर्नर जनरल, लेकिन हमारा आदमी रहेगा, इसको आकर तुम रिपोर्ट करना, जो तुम्हारा हेड है उसको बोल दो आके इसको रिपोर्ट करेगा और ये मेरे को आके कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने तरफ से जो आदमी अपॉइंट किया उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये पोस्ट था, नाम नहीं था, पोस्ट था, SOS हम कहेंगे इसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन के आता है उसका नाम है स्टानले। क्या नाम है? स्टानले पूछा गया है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 लोगों का एक मेंबर बना के भेज देगा कि भाई ये 15 लोगों का मेंबर है, वो इसको असिस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वही काउंसिल ऑफ इंडिया के जो 15 लोग थे वो इसको असिस्ट करेंगे। चलो, अब ये था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये बात पूछा गया है, वो जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर माना जाता था कि भाई ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, यहाँ का आदमी है, तो बेटा इसे गलती से उलझना भी मत। ठीक है, गलती से उलझना भी मत। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लो कि मान लो टाटा की कंपनी वापस वहां डेनमार्क में काम कर रही है। अब हुआ क्या कि उनका वर्चस्व पूरा बढ़ गया है डेनमार्क पे, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कब्जा करने लगे हैं। वो होगा नहीं ऐसे, बट मान लो प्रशासनिक सेवा, वहां की व्यवस्था वो देखने लगे हैं। लेकिन हमें देखने में आ रहा है, यहाँ की सरकार को समझ आ रहा है कि नहीं नहीं, उनसे अब चलने वाला नहीं है, वो तो व्यापार के लोग हैं, तो व्यापार ही ज्यादा अच्छा करेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक सेवा वो नहीं संभाल पाएंगे। तो यहाँ की सरकार क्या करेगी कि एक आदमी यहाँ से भेजेगी कि लो भाई हमने एक भेज दिया, अमित शाह भेज रहे हैं तुम्हारे पास, वहां भेज दिया, अब तुम आओ बेटा इनको रिपोर्ट करो, जो डेनमार्क का पूरा काम है, जो डेनमार्क का पूरा व्यवस्था है, वो सारा इनको रिपोर्ट करो, और अमित शाह यहाँ दिल्ली में बैठे लोगों को बताएं कि भाई क्या चल रहा है। तो वो है तो कैबिनेट का ही हिस्सा, लेकिन वहां पर जाके काम कर रहे हैं, तो सेम ऐसा ही था। अब आ जाओ, अब ये क्या कर रहा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है, फाइनेंस को कंट्रोल करना, इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल 1833 में जो बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773, याद कर रहे थे चलना, 1833 और अब 1858। ठीक है, तो 1858 में क्या बन गया ये, अभी 1858 में बन जाता है वाइसरॉय, यही गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय बन जाता है। अच्छा देखो, जैसे जैसे नाम बदल रहा है, पोस्ट बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों नाम बदल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ पावर एड ऑन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पावर उसमें बढ़ा रहे होंगे, तो ऐसा ही हो रहा था, और बढ़ा रहे थे, चीजें सुधार कर रहे थे। पहला जो वाइसराय बन के आता है वो कौन आता है? वो आता है आपका कैनिंग।
पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन के आया था? हास्टिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन के आया था? बेंटिक। पहला गवर्नर वाइसराय कौन बन के आया? तो कनिंग। इसको मैं कनिंग कहता हूं क्योंकि दुष्ट आदमी था ये। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बनाया गया भारत में। हुआ ये कि जो भारत में प्रोविंसेस हैं, छोटे छोटे जो प्रांत हैं, उनका जो मुखिया होगा वो बनाया गया गवर्नर और एलजी को। जैसे आज के समय में यूनियन टेरिटरी में क्या होता है या स्टेट में क्या होता है, मुखिया कौन होता है? गवर्नर या एलजी होता है। ठीक है, वो क्या कर देता है, वो देश के मुखिया को बताता है, वो ऐसे करके ट्रांसफर होता है। तो उस समय बनाया गया कि भाई साहब जो प्रोविंस का, जो प्रांत का मुखिया होगा, वो क्या करेगा, गवर्नर जनरल या वाइसराय को रिपोर्ट करेगा कि भैया हमारे यहाँ ये चल रहा है, जैसे बिहार में हमारे ये चल रहा है, यूपी में ये चल रहा है, राजस्थान में ये चल रहा है, मध्य प्रदेश में ये चल रहा है, या अन्य राज्यों में ये चल रहा है। ठीक है, वो बताएगा किसको? गवर्नर जनरल को, कि यही तो माई बाप है ना भारत में, यही देख रहे हैं, गवर्नर जनरल कह लो या वाइसराय कह लो। अब ये जो वाइसराय साहब हैं, ये किसको बताएंगे? ये बताएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। क्यों? क्योंकि इनको बताना है किसको? इनडायरेक्टली क्राउन को। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उठेगा, अब ये जाकर के किसको? क्राउन को बताएगा कि भैया पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा चल रहा है, और ये रिपोर्ट करेंगे। ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया। ठीक है, यहां से डुअल गवर्नमेंट, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स था, इसको खत्म कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है 1858 एक्ट का ये वाला बात। ठीक है, और इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, ये सारी बातें देख लेना। सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो, सारी बातें मैं बता दी आपको। अब आते हैं 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या कहता है साहब? सुनो, ये कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी। कहां पर? सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। ठीक है, कहां कहां? सेंटर में भी और प्रोविंस में भी, कि भाई हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे अब केंद्र में और प्रांत में। वाइसराय जो होगा, जो वाइसराय बना है 1858 के तहत, अब वो क्या करेगा? इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर पाएगा, तो हम उनको भी छूट दे पाएंगे। जैसे मैंने बोला ना कि अब ये कोशिश कर रहे थे थोड़ा इनका दिल जीत जाए, थोड़ा हम इनका विश्वास जीत लें, ये सारी कोशिशें ये कर रहे थे। तो ये कह रहे थे कि भाई जो वाइसराय है ना, वो इंडियंस को नॉमिनेट करेगा और हम अपने इनको मेंबरशिप भी देंगे। सबसे पहले इंडियन जो नॉमिनेट किए गए हैं, ठीक है, वो कौन थे? राजा ऑफ बनारस और महाराजा पटियाला। ये पूछा गया है, इन दोनों को अपॉइंट किया गया। ठीक है, उनके अलावा क्या किया गया? तो पोर्टफोलियो सिस्टम इसी कानून के तहत, इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत पहली बार आया। किसके शासनकाल में? कनिंग के शासनकाल में आया। ठीक है, और क्या हुआ सर? तो जो गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल और का जो पावर था उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। हुआ क्या? इसको पावर घटा करके जो बॉम्बे और मद्रास बेचारे दब गए थे, उनको बोला गया थोड़ा ऊपर आओ, उनको लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया, विधायिका शक्ति दे दी गई कि भाई अब तुम रखो और ये एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, संभालो इसको। ठीक है, ये काम कर दिया गया। और वाइसराय को एक अधिकार दे दिया गया कि भाई तुम लोग अब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो। अच्छा, तुमने खूब सुना होगा कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है आज के समय में। 1 2 3 पढ़ते हो ना आर्टिकल 1 2 3 और 213। 1 2 3 अपना प्रेसिडेंट और 213 गवर्नर। ठीक है, हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ऑर्डिनेंस जारी करने का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्डिनेंस जारी करने का बहुत बेसिक और सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो ये है कि भाई ये कानून जारी करने का एक राइट रखता है, एक अधिकार रखता है, अगर जरूरत पड़ी तो बिना पार्लियामेंट के सलाह या बिना उनके सलाह के, जब वो आएंगे तो सलाह देंगे, उस पर बात होगी, वो अलग बात है। लेकिन जब वो गैर हाजिर हैं, जब वो प्रेजेंट नहीं है, तो उनके गैर हाजिरी में अगर जरूरत है तो वो चाहें तो क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं, जैसे इमरजेंसी के प्रोविजंस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि वहां पर चीजें बनेंगी। वैसे ही वाइसराय को अधिकार दिया है कि भाई तुम बना सकते हो, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं क्या होता है सर? तो हाँ, अब आते हैं, देखो पिछले वाले पीडीएफ में नहीं, 1892 वाला एक्ट नहीं गलती से हो पाया था ऐड, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ठीक है, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या होता है साहब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों को बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या समझ रहे हो? कोई बड़ा टर्म नहीं है। आज की संसद और आज की जो राज्य की विधायिका है ना, बस वो। ठीक है, जैसे मान लो बिहार के जो सरकार है उनकी जो विधायिका है, केंद्र की जो सरकार है उनकी जो विधायिका है, बस वही है। जो केंद्र में उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो स्टेट में है उसको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बढ़ाया गया। क्या किया गया सर? पहले 12 मेंबर थे, अब इसको लगभग 16 मेंबर कर दिया गया। ठीक है, प्रोविंस में भी 6 से 12 हुआ करते थे, अब इसको 20 मेंबर बना दिया गया। और क्या किया गया सर? जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे ना, जो गैर आधिकारिक मेंबर थे, उनको बढ़ाया गया। अब इनमें इंडियंस को शामिल किया गया। ठीक है, अब इन इंडियंस को इलेक्शन के थ्रू नहीं किया जाता था कि भाई चलो डायरेक्ट इलेक्शन करवा ले, नहीं,
इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लिया जाता था। ठीक है, कैसे? तो गवर्नर जनरल क्या करता था, नॉमिनेट करता था। गवर्नर जनरल या गवर्नर जो होता है प्रोविंस में नॉमिनेट कर रहा है और गवर्नर जनरल सेंटर में नॉमिनेट कर रहा है, तो वो नॉमिनेट करता था। लेकिन वो नॉमिनेट करने के लिए आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे कि भाई साहब हम जब पढ़ेंगे ना हमारे जो पार्लियामेंट पढ़ेंगे, स्टेट की जो विधायिका पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, तो वहां भी हम देखेंगे कैसे आज इलेक्शंस होते हैं। विधायिका जो विधान परिषद है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव कैसे होता है, तो वहां हम देखेंगे। तो उस समय के जो सिस्टम था वो ये था कि एक तो भाई गवर्नर जनरल उनको अपॉइंट करेगा, उनको नॉमिनेट करेगा, लेकिन उसको नॉमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी। रिकमेंडिंग बॉडीज बनाई गई। कौन कौन है भाई साहब? तो म्युनिसिपालिटी, नगर पालिकाएं, जो शहर का जिला बोर्ड है वो, विश्वविद्यालय से लोग आएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आता है बहुत, और जमींदार और लैंड होल्डर्स जो हैं वो लोग आकर के राय देंगे, रेकमेंड करेंगे। ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स को कुछ अधिकार दिए कि भाई आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, किस पर? पब्लिक मैटर्स पे। लेकिन कुछ दायरे हैं, कुछ लिमिटेशंस है कि कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप नहीं पूछोगे। बस एक क्वेश्चन पूछ दिया, आप चुप हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछना होगा तो हमें पहले नोटिस देना। उंगली पकड़ा रहे हैं तो हाथ मत पकड़ो। ठीक है, इतना ही करो। ये अंग्रेजों का ईमान था, ऐसे कर सकते हो। और क्या हुआ सर? इनको बजट डिस्कस करने का मौका दे दिया कि भाई अब तुम बजट भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन यहां भी तुम्हें रोकेंगे। कैसे? तो तुम्हें वोट नहीं देने देंगे, वोट मत दो, बात करो। कोई भी कट मोशन नहीं ला सकते। कट मोशन क्या होता है हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो। दूसरा ये है कि कोई कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, और क्या हुआ सर? गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लिया, जो काउंसिल का कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लिया। और भारत की जो कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय की, उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे बोले कि भाई इसमें गलतियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसको चेंज करो। ठीक है, चेंज करो। तो ये सारी बातें इस एक्ट में रही। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? पहला स्टेप था किसके लिए सर? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के लिए, कंसेप्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए, सारी चीजों के लिए हमने देख लिया। अब 1892 के इस एक्ट के बाद 1909 का एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से हर साल क्वेश्चन आया है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या है सर? सुनना, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये कि जो जॉन मॉर्ले है वो क्या है? सेक्रेटरी है। और जो मिंटो है वो क्या है? वाइस राय है। मॉर्ले सेक्रेटरी और मिंटो वाइस राय है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो हाँ, अब देखो इन्होंने क्या करा ना, बड़ा एक बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने क्या करा कि भाई कैसे भी कोशिश कर रहे थे। देखो 1857 के बाद से ना एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर भारतीयों में यूनिटी रहा तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं था कि कैसे ना कैसे कई सारे नुस्खे इन्होंने आजमाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार 1909 में और सीधा का सीधा इलेक्टोरेट, वो सेपरेट इलेक्टोरेट अप्लाई कर दिया। क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट? अभी बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, सीधा है और अपॉइंट। वो शुरू से ही कोशिश कर रहे थे 1858 के बाद कि कैसे भी करके एक नुस्खा निकाला जाए, एक ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे हम इनको बाइफर्केट कर सके, इनको डिवाइड कर सके। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम आसानी से रूल कर देंगे इन पर, और इसी को हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कह देते हैं। ठीक है, अब 1909 में आकर के ये चीज इनको हाथ लगती है, क्योंकि 1905-6 के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, और भी कई सारी दिक्कतें हो रही हैं। 5 में पार्टीशन, ठीक है, बंगाल में दिक्कतें शोरी हो रही हैं, और भी कई सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो क्या होता है, 1909 में आकर के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या करता है कि भाई जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स को पहली बार अलग इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। क्या कि इसमें ये था, सिंपल ये समझो कि जो मुस्लिम्स हैं, जहां पर मुस्लिम वाले एरिया है, वहां पर एक तो मुस्लिम कैंडिडेट होगा, और उस मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम में वोट करेंगे। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहें तो जितने भी मुस्लिम्स है वो अपने बिरादरी, अपने कम्युनिटी को वोट करेंगे। आज भी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ मुस्लिम्स और हिंदू की बात नहीं है। आज भी लोग देखते हैं अपने इंटरकास्ट में कि भाई ये हमारे कास्ट का है, ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारे जिले का है, ये हमारे गांव का है। आज भी तुम वही देखते हो। बांटना वो चाहते थे, बट तो हम अपने आप ही गए हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट सोचने की बात है। हो सकता है तुम्हें बुरी लगे मेरी बात है, बट सोचना, तो फैक्ट इज फैक्ट। चलो, उसके अलावा क्या किया गया सर? एक तो ये जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम कौन लाया? मॉर्ले मिंटो एक्ट लाया। दूसरा क्या किया गया सर? तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तभी देखा वो कितना बढ़ा के किया गया था, 16, अब उसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया। सुनने में गलती हो गई होगी, तो भाई ने क्या करा, 16 को 60 बना दिया, ये कर दिया। और प्रोविंशियल काउंसिल जो था उसको भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शंस लाए गए, हालांकि ऑफिशियली इसको कराया नहीं गया, लेकिन लाया गया।
दूसरा ये था कि जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, वो कौन से थे, नॉन ऑफिशियल्स थे, ठीक है। और जो भारत के लोग थे, पहली बार इंडियंस को क्या किया गया, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल या गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है इसी एक्ट के तहत वाइसरॉय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियंस को शामिल किया गया। और सबसे पहले जो इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए कौन थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले लॉ मेंबर बन के शामिल हुए। बहुत बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। और मेंबर्स को ये अलाउ किया गया कि आप बजट डिस्कस कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और कुछ रेजोल्यूशंस भी पास कर सकते हैं, पब्लिक मैटर पे है तो। और मेजोरिटी क्या करा, उन्होंने अपने पास रखा। ये सारी चीजें करी गई। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो कांड इसने किया ना मिंटो ने, इसीलिए मिंटो को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी ने क्या करा था, फूट डालो वाली चीजों को और ज्यादा बढ़ावा दिया था और लोगों को भड़काया था, ठीक है। ये चीजें करी इसने, बाकी सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब आता है एक छोटा सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का। इसका कोई काम नहीं था, इसका मेन काम था जितने पुराने एक्ट है ना, जैसे 58 का एक्ट, 61 का एक्ट, 92 का एक्ट, 1909 का एक्ट, इन सारे एक्ट को कंसोलिडेट करना, समेकित करना, इकट्ठा करना, उन सबको एक सार तैयार करना, ठीक है। तो ज्यादा कोई चेंजेस में देखने को मिला नहीं, उसी में से जो था उसको कन्फाइन करना था मेन, राइट। अब क्या हुआ, इसने क्या करा कि क्लियरली जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके फंक्शंस को, इनके पावर्स को डिफाइन किया, ये सबसे मेन काम किया। और जो ब्रिटिश कंट्रोल था उसको सेंट्रलाइज कर दिया कि भाई अब केंद्र में उसकी चीजें रहेंगी। और क्या क्या चीजें हुई सर, देखो, मेन यही था कि पहला सिस्टमेटिक कोडिफिकेशन किया गया, ठीक है, कि भाई साहब अब सारी चीजें सिस्टमेटिक कर दी जाएंगी। अब क्या हुआ सर, यहां आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। 1918 में, कई जगह 1919 लिखा होगा, क्यों? क्योंकि 1918 वाला ये जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, यही आधार बना 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ये अभी हम पढ़ेंगे ना, ये देखो कहाँ गया, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये टोटल क्या है, ये 18 वाला जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट है ना, रिफॉर्म है, उसी के आधार पर है वो, ठीक है। तो मॉन्टेगो सेक्रेटरी था और चेम्सफोर्ड जो था वो वाइसराय था, ठीक है। ये जो है अगस्त डिक्लेरेशन के आधार पर बनाया गया। क्या था सर अगस्त डिक्लेरेशन, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, बट फिर भी एक ब्रीफ में जान लो कि ये जो था मॉन्टेगो ने कहा कि भाई साहब हम जो है सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे यहाँ भारत में, जिसमें हम यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका देंगे, ठीक है। ये क्यों कहा गया, थोड़ा ध्यान से सोचो। तो 1918 का समय है और 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आता है। कब? जब 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार 1 चल रहा है। सिंपल, कोई एहसान बेटा फ्री में नहीं करता आप पे। अब ये मत कहना सर आप भी तो फ्री में पढ़ा रहे हो। तो बाबू फ्री में पढ़ा रहे हो इसलिए ताकि तुम अफसर बन जाओ, और अफसर बनने के बाद कहीं पर जाकर के मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा ले आओ अपनी पहली कमाई से, ठीक है। चलो, बाकी फायदे तो हैं ही और भी हैं। कल को टॉप कर जाओगे, रिजल्ट लाओगे, अच्छा करोगे तो मेरा नाम भी होगा, मेरे पास भी लोग आएंगे, जाकर लोगों को बताओगे भी कि ये बंदा है जो तुम्हारे लिए मेहनत करता है, तो जाओ उसके पास पढ़ो, अच्छा कंटेंट देता है, बहुत एफर्ट करता है, तो मेरा भी फायदा है। जीवन भर तो फ्री में पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये भी तो बात है ना। चलो, अब आ जाते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन होता है 1917 में, ये बातें हो गई। अब क्या होता है सर, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट वाले हम बातें बता दी। अच्छा, पहली बार इसी के तहत डायरकी की बात करी जाती है। क्लियर मामला, डायरकी, डुअल कंट्रोल, डुअल गवर्नमेंट, क्लियर मामला। डायरकी लगभग कैसा है, डुअल गवर्नमेंट का जैसा, बस नाम और फॉर्म, बस वो अंतर है। क्या है सर, इस डायरकी में दो तरह के सब्जेक्ट बना दिए गए हैं। एक है डाई, मतलब दो होता है, तो दो चीजें होंगी। दो क्या क्या है, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या है कि वैसी चीजें जो मेन चीजें हैं उनको गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये मिलकर के हैंडल करेंगे, ठीक है। और ये कोई जवाबदेही नहीं रखते हैं, ये कोई जवाबदेही नहीं रखते हैं, तो इनके लिए कहा जाता है क्या, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें जो आएंगे उनको कहते हैं हम क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, यानी इसमें जो लोग हैं इनके पास पावर तो है लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत सिंपल समझ लो, इसमें जो लोग हैं इन बेचारों के पास सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर तो है ही नहीं। इनका बस ये काम है कि इनका ध्यान रखना, ठीक है। अब इस रिजर्व लिस्ट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो देखो पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, फाइनेंस, ये सारा व्यवस्था वो देखेंगे। इनका काम है जाओ बेटा समाज सुधारो,
समाज के काम देखो, ठीक है, और वहां की चीजों को, ग्राउंड पर चीजों को ठीक करो, और तुम्हें जवाबदेही भी देना पड़ेगा, ये जवाबदेही भी थी, ठीक है। अब ये काम किसको देंगे, ये इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए, ये पहले ये काम नवाब करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या होता है सर मोंटेगो चेम्सफोर्ड में, तो गवर्नर को ओवर राइडिंग पावर दे देगा कि भाई अब तुम ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी अगर कोई दिक्कत आ जाए, तुम्हें लगता है कि कोई ढंग से काम नहीं कर रहा, तो तुम जाकर के ओवर राइड कर सकते हो, अपने नियंत्रण में ले सकते हो। और पहली बार इन्होंने बाई कैमरल लेजिस्लेचर को सेंटर लेवल पर प्रपोज किया, ध्यान रखना है प्रपोज किया है, इंप्लीमेंट 1919 एक्ट में होगा। प्रपोज कब किया, मोंटेगो चेम्सफोर्ड में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा, सेंटर में। जैसे आज के समय में दो ही सदन है ना व्यवस्था, जैसे एक क्या है लोकसभा, एक क्या है राज्यसभा, तो दो सदन है, वैसे उस समय भी दो सदनें बनाई गई, ऐसा प्रस्ताव रखा गया कब, मोंटेगो चेम्सफोर्ड के द्वारा। और क्या क्या आ गया सर, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको बढ़ाया जाए, और जो फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, ऐसा मत समझ लेना फ्रेंचाइज मतलब हम एमबीए चाय वाले की बात कर रहे हैं, नहीं, ये फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, किन लोगों के पास वोट देने का अधिकार होगा उसको एक्सपैंड किया जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इंडियंस के पार्टिसिपेशन पे जोर दिया है कि भाई साहब भारतीयों को इसमें ले आया जाए। और क्या क्या हुआ सर, ये सारी चीजें हो गई। अब इसने जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आधार रखा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या कहता है, सारी बातें जो ऊपर देखी आपने, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पे आधारित था, डायरकी ले आया, इन्होंने लागू करा दिया, उन्होंने राय रखी थी, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट जो आपने ऊपर देखा ना वो लागू करा दिया इन्होंने, सेम वही काम था। और क्या हुआ सर, गवर्नर क्या था, ओवरराइड कर सकता था। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो उन्होंने प्रस्ताव रखा इन्होंने लागू कर दिया। अपर हाउस जो आज में है कौन सा, राज्यसभा, लोअर हाउस किसको कहते हैं, लोकसभा। उस समय 60 मेंबर थे और लोअर हाउस में 145 मेंबर थे, कहीं 144 लिखा था, कहीं 145 लिखा होता है, तो घबराना नहीं है। अब ये जो अपर हाउस था, जो राज्यसभा था, समझ लो ऐसे, तो इसकी जो अवधि बनाई गई वो 5 साल की बनाई गई, और इसकी अवधि 3 साल की बनाई गई, वही यहाँ लिखा गया। और जो फ्रेंचाइज था, वोट देने का अधिकार था, वो लगभग 10% लोगों तक फैला दिया गया, ठीक है, सब नहीं दे पाते थे, और ऐसा नहीं था कोई एज डिसाइड था, सिर्फ 10% लोग जिसके पास जमीन है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर। और एक और बात, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि भाई साहब सिर्फ ये मॉर्ले मिंटो आया 1909 में, और उन्होंने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, और डिवीजन करने के बाद क्या करा सर, तो डिवीजन करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी डिविजन्स होते रहे, उसके बाद भी डिविजन्स चलते रहे, ठीक है, वो डिविजन्स रुके ही नहीं। पहले सिर्फ मुस्लिम्स का था कि मुस्लिम्स अपना वोटिंग करेंगे अपने लोगों को, बाद में इसको और एक्सपेंड करके 1919 में मुस्लिम्स के साथ साथ सिख, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी लागू कर दिया गया, ठीक है। ये एक्सपेंड होता रहेगा, ये अब रुकेगा नहीं, एक बार डिवीजन करने का मौका मिल गया तो वो डिवीजन करते रहेंगे। आज की राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हैं, और पहले भी करती थी, आज भी कर रही हैं, पहले भी करती थी, ठीक है। तभी तो कोई ना कोई, देखो हर जगह यही होता है, जैसे अमेरिका में क्या है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, पाकिस्तान में क्या है, सुन्नी वर्सेस शिया, यहाँ पर क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हिंदू हैं तो उसमें ब्राह्मण या ओबीसी या जनरल वर्सेस अदर्स, ठीक है। ये सारा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है कि उन्हें पोलराइज करना होता है, पोलराइज करके एक ना एक तरफ एक झुंड बनाना है और एक तरफ एक झुंड बनाना है, ताकि मेजोरिटी उनके पक्ष में आ जाए, ठीक है। तो यही होता है, अब जिस बेसिस पर जहां डिविजन पॉसिबल है वो करते हैं, वैसे ही ये भी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हो गई कि अब इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया डिवीजन वाला मामला, इलेक्टोरेट वाला मामला। और क्या हुआ सर, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप देख रहे हो ना, यूपीएससी टाइप, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको एस्टेब्लिश कर देते हैं 1926 में। हाई कमिश्नर लंदन में पहली बार बनाया जाता है। सेंट्रल सब्जेक्ट को गवर्नर जनरल के अंदर रखा जाता है, प्रोविंशियल को जो गवर्नर होता है उसके अंदर रखा जाता है। पहली बार इसी एक्ट के तहत 1919 में वोटिंग राइट दिया जाता है वुमेन्स को, पहली बार, बाद में भी दिया जाएगा लेकिन पहली बार इसके तहत दिया गया है, ठीक है। और क्या होता है सर, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये सारी बातें मैंने बता दी, सारी चीजें हो गई हैं। चलो एक चीज और याद रखना है कि प्रोविंशियल जो बजट था ना, प्रोविंस का जो बजट था उसको सेंटर के बजट से अलग कर देगा, और उसको ये पावर दिया गया कि भाई तुम अपना टैक्स लेवाई कर सकते हो, अपना टैक्स खुद लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें कई सारी दिक्कतें रही 1919 में, तो इसको रिव्यू करने के लिए ना 1929 में आना था एक कमीशन, 1929 यानी 10 साल के बाद इसको रिव्यू करने के लिए आना था। लेकिन विवाद यहां इतना बढ़ गया कि उसको 1927 में ही ब्रिटेन को या ब्रिटिश की संसद को अपना एक कमीशन, साइमन कमीशन जिसको कहा जाता है, उसको भेजना पड़ा। आपने खूब पढ़ा होगा।
इस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर था स्टानले बाल्डविन, ठीक है, उसने इसको भेजा, साइमन के अंडर में ये कमीशन था। अब एक बात बताओ, एक आदमी अगर हम यहाँ बैठे हैं कमरे में, दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलुरु में या फिर कहीं पर भी बैठे हैं इधर नॉर्थ रीजन में, और हम ये डिसाइड करें कि भाई साहब अंडमान में बैठे एक ट्राइब को क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्या बेबुनियादी बात है ना। अगर वहां का एक आदमी हमारे पास नहीं है तो कम से कम एक आदमी चाहिए ना। क्या मैं कहना चाह रहा हूं तुम नहीं समझ रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर मुझे अंडमान के बारे में कोई फैसला लेना है तो ऑब्वियसली है कि वहां से मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक आदमी आ जाए, तभी तो मुझे पता चले। मुझे क्या पता है कि भाई अंडमान में क्या कल्चर है, मुझे क्या पता चला है कि वहां की मिट्टी कैसी है, वो तो हमने सिर्फ पढ़ा है ना। वहां के लोकल कल्चर क्या है, वहां के लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहां की लोकल व्यवस्था कैसी है, वो समझने के लिए हमें वहां के एक आदमी चाहिए। ठीक है, अब वहां के एक आदमी नहीं आए और उस वहां के लिए हम रूल बना दें तो पता चलेगा वहां विवाद होगा। वैसे ही यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पे आप इंडियंस को शामिल ही नहीं कर रहे और इंडियंस के लिए रूल बना रहे, तो ये कौन सी व्यवस्था है भाई। तो हुआ क्या कि भाई साइमन कमीशन भी आता है, क्यों? ताकि यहाँ के जो 1919 वाले एक्ट है उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, उसको चेक करने के लिए कि भाई इंडियंस के साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं। अब दिक्कत इसमें ही सबसे बड़ी ये थी कि भाई इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे। अब एक बात बताओ, 7 मेंबर ब्रिटेन के हैं तो इंडियंस इसमें है ही नहीं, कैसे पता चला इंडियन से क्या प्रॉब्लम्स है? तुम भाई सुनोगे नहीं, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है, तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो ये दिक्कत आई। अब अब ये हुआ कि भाई इसका खूब विरोध हुआ, ठीक है, खूब विरोध हुआ, जिसमें साइमन गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए, खूब पढ़ा होगा आपने। लेकिन इसको मुस्लिम लीग वाले सपोर्ट कर रहे थे और कुछ और लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। खैर वो इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अभी देखो, अब इस प्रोटेस्ट के दौरान क्या हो जाता है कि लाला लाजपत राय जी इस प्रोटेस्ट में बहुत मेन भूमिका में थे। ठीक है, अब यहाँ बहुत ज्यादा विवाद होता है, बहुत ज्यादा काले झंडे दिखाए जाते हैं, विवाद किया जाता है, हाला हंगामा होता है, तो इस पे क्या हो जाता है, इन पर लाठीचार्ज शुरू हो जाती है, सब पर ही लाठीचार्ज शुरू हो जाती है। और इसमें भगत सिंह वगैरह भी थे। लाठीचार्ज होती है, लाठीचार्ज करता है इन पर स्कॉट। कौन करता है? स्कॉट, जेम्स स्कॉट इसका नाम है। स्कॉट करता है लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज। लाला लाजपत राय को चोट लगती है बहुत भयंकर, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है यहाँ के लोगों में, यहाँ के बाकी युवाओं में, खास करके भगत सिंह जैसे लोगों में। तो ये जाते हैं रिवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स लेने के लिए, और ये क्या कर देते हैं, बदले में मारने तो जाते हैं स्कॉट को, लेकिन मर जाता है साउंडर्स। साउंडर्स मर जाता है। ठीक है, साउंडर्स मर जाता है। अब उसके मरने के बाद क्या होता है, इन पर कार्रवाई होती है और 1931 में 23 मार्च 1931 को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाते हैं। ठीक है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। खैर चलो, लेकिन साइमन कमीशन नहीं रुकता, 1930 में अपना रिमोट सबमिट कर देता है और वो कहता है कि भाई साहब जो डायरकी आपने प्रोविंसेस में बनाई है, प्रांत में बनाई है, उसको आपको खत्म कर देनी चाहिए। पहला तो ये सुझाव देता है और कहता है कि भाई प्रोविंसों को, जो प्रांत है ना, उनको ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब होता है उनको खुद अपना निर्णय लेने का अधिकार दे दो, कि भाई हम नहीं करेंगे, उनको खुद अपना निर्णय लेने दो। ठीक है, एक ही बोर्ड रहेगा जो उनका निर्णय लेगा, दो नहीं बनेंगे। ठीक है, और क्या होगा सर, कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का सेंटर में अभी कोई सुझाव नहीं दिया। इन्होंने बोला कि फेडरल स्ट्रक्चर बनाओ, फेडरल स्ट्रक्चर भविष्य में बनाओ, जैसे है ना कि इस केंद्र में कोई है, फिर राज्य में है, फिर नीचे आप जिले लेवल पर, फिर गांव लेवल पर, आज है ना फेडरल स्ट्रक्चर, तो वैसे टाइप की चीजें हो गई। और क्या हुआ कि जो फ्रेंचाइज है ना, वोट देने का अधिकार, उसको बढ़ाओ, ये बातें कही गई। और इन्होंने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट है, इससे तो फायदा ही हो रहा है इनको, ये क्यों हटाएंगे इसको, तो इसको इन्होंने रखा। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं करे। इसका महत्व ये रहा कि ये पहला ब्रिटिश कमीशन आया भारत में, ऐसा ब्रिटिश कमीशन जो कि जिसको पूरा का पूरा भारत का एक तरफा विरोध देखने को मिला, एक आध चीजें छोड़ करके। और कई जगह मीडिया में और कई सारे जगहों पर इनको प्रोटेस्ट देखने को मिला और कई सारी दिक्कतें इनको आई। बाद में इसके कारण हमने एक कॉन्फ्रेंस रखा और कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखना है, एम एल नेहरू से लोग बात कर चुके, ये वकील थे, तो लोगों ने बात करी, एक सभा रखी गई कि भाई साहब आप एक मसौदा तैयार करो जो हमारे देश को चलाने में मदद कर सके हमारी। तो वो एक मसौदा तैयार करते, इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि यही वो मसौदा था जिसने आज के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी है। ठीक है, खैर इसी का बुनियाद बना पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और सारी चीजें हुई। खैर अभी आगे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान है सर? पहला ये कि ये साइमन कमीशन
और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर, ये क्या होता है ये हम हिस्ट्री में देखेंगे। इनके आधार पर इसको बनाया गया। इसमें ये सबसे बड़ा अभी तक का अधिनियम था। 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे इसमें, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई सबसे पहली बात। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बात 1935 एक्ट में था। ये भी कहा गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, और हालांकि ये बनाया नहीं गया कभी भी। ब्रिटिश प्रोविंसेस को कंपलसरी किया गया, प्रिंसली स्टेट को ऑप्शनल रखा गया, ये हटा। दूसरा क्या कहा गया साहब कि जो बर्मा है ना, उस समय जो म्यांमार का क्षेत्र है उस समय हमारे अंडर में हुआ करता है, तो उसके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा, और बर्मा इसी एक्ट के तहत 1937 में भारत से अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये बीपीएससी में पूछा है शायद ऑलरेडी, कि दो अलग अलग प्रोविंसेस इसी के तहत बनाई गई, सिंध और उड़ीसा की। कौन सा एक्ट के तहत? 1935 एक्ट के तहत। और इसने और भी प्रोविंसेस और भी प्रांत ऐसे थे जिनको रिकॉग्नाइज किया। कौन कौन से थे? रीऑर्गेनाइज किया। कौन कौन से थे? जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, जो पंजाब और इन सब एरिया वाले थे। बिहार जो कि 1912 में 22 मार्च को अलग हो गया था बंगाल से, उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें करी। इसके अलावा क्या करा सर? तो इसने एक 3 सूचिए जारी करी, ठीक है, 3 डिविजन जारी की। जैसे आज के समय पर देखते हो ना आप, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वैसे ही फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट क्या था? तो वैसा लिस्ट था जिसमें मेन जो कंट्रोल था वो सेंटर का था, जैसे डिफेंस, फॉरेन, रेलवेज, ठीक है। प्रोविंशियल लिस्ट क्या था? जिसमें स्टेट का जो कंट्रोल है ना, वैसा समझ लो। तो उसमें क्या था? पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। कंकरेंट ये था जिसमें दोनों मिलकर के कर सकते थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट। और इनके नंबर देख लो, 59, 54 और 36, ठीक है। चलो, कंकरेंट में सबसे कम, सबसे ज्यादा सेंटर में, और बीच वाले में बीच, ठीक है। जो पावर बच गया था वो किसको दे देगा? गवर्नर जनरल को दे देगा। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो साइमन कमीशन ने कहा था कि भाई साहब आप ले आओ, उसको लागू कर दिया गया इसी के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी ने पूछा हुआ है ऑलरेडी 2024, ठीक है। और क्या है सर? मिनिस्टर्स जो थे उनको बोला गया कि भाई तुम लेजिस्लेचर में जवाब दोगे, और जो गवर्नर थे उनको बोला गया कि भाई तुम जो मिनिस्टर्स है ना उनके एडवाइस पर काम करोगे। ये भी बात बोला गया, ठीक है। और क्या क्या बातें हुई सर? जो डायरकी चल रहा था ना अभी तक, डायरकी कहां पर? प्रोविंसेस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग भूल जाते हैं। तो ये प्रोविंशियल डायरकी, इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन सेंटर में डायरकी लाया गया। जो रिजर्व ट्रांसफर लिस्ट आप देख रहे थे ना, अब इसको कहां लाया गया? सेंटर में लाया गया, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो था, इसको भी सेंटर में लाया गया, ठीक है। जिसमें क्या बनाया गया? एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, जिसमें राज्यसभा टाइप का और लोकसभा टाइप का। बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6 प्रोविंसेस में, 6 प्रांत में भी लाए गए, जैसे आज के समय में भी है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूपी, ठीक है। तो इन 6 जगहों पर लाए गए। पूछा गया आपसे एग्जाम में। जो फ्रेंचाइजी या वोट देने का अधिकार था, जो पहले 10% आप देख रहे थे, अब वो कितना कर देगा सर? तो अब वो 14% लोगों में कर दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ? तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो और ज्यादा एक्सपेंड किया गया, कंटिन्यू किया गया। अब कोई बांटने को नहीं मिला, सारे धर्म तो बांट दिया। अब किसको बांटा गया? माइनॉरिटी मेजोरिटी के आधार पर, डिप्रेस्ड क्लास के आधार पर, महिलाओं के आधार पर। तो इनमें भी डिविजन कर दिए इन्होंने, ठीक है। माइनॉरिटी के सेफ गार्ड के लिए इन्होंने कुछ प्रोविजन प्रोवाइड कराए, ठीक है। और क्या किया सर? तो फेडरल कोर्ट 1937 में पहली बार दिल्ली में स्थापित किया, जो आज दिल्ली हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, आप कह सकते हो। और क्या, इसके पहले चीफ जस्टिस जो बने वो मॉरिस गायर बने थे। इसी के तहत आरबीआई 1935 स्थापित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और क्या सर? ऑल इंडिया सर्विसेज इससे आती हैं, ठीक है। फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इससे आती हैं, स्थापित करी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं, एक तो आरबीआई, ठीक है, और एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और दूसरा ये ऑडिटर जनरल का पोस्ट इसके थ्रू आता है। काउंसिल ऑफ इंडिया जो आप देख रहे थे ना पहले जो बना था, उसको खत्म कर दिया गया। गवर्नर और गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, उनको क्या किया गया? कुछ स्पेशल पावर दिए गए, जो डिस्क्रिशनरी, रिजर्व और इमरजेंसी पावर्स वगैरह थे। गवर्नर के पास वीटो पावर था, ऑर्डिनेंस पावर था, और कंट्रोल था किस पर? फाइनेंस पर। ये सब बातें खैर आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी देख लो, जो बातें थी मैंने बता दी। अब इस 1935 वाले कानून ने ना, जो कि इतना बड़ा और इतना मोटा मसौदा था कि भाई साहब, इसने जो भारत का कानून है, आज का भारत का जो संविधान है, उसका ब्लूप्रिंट इसको माना जाता है कि बहुत सारा मेजर हिस्सा वहां से हमने लिया है, ठीक है। हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, देखें क्या क्या चीजें वहां से ली गई, ठीक है। इसने फेडरलिज्म पहले तो दिया, 3 लिस्ट सिस्टम बना दिए, तो ताकि बंटवारा हो सके, पावर का डिविजन हो सके। प्रोविंस का ऑटोनॉमी दे दिया, बाई कैमरलिज्म दिया, फेडरल जुडिशरी दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दे दिया। ये सारी चीजें कर दी इसने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल दे दिया, ठीक है। फेडरेशन फेल हुई बाद में,
और क्या हुआ सर, इंडियन काउंसिल को खत्म कर दिया और कई सारी चीजें हुई। तो ये 35 ने बहुत सारी चीजें करी। 1940 में आता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्यों आता है? क्योंकि 39 में फिर से वर्ल्ड वार टू, तुम्हें पता है। तो जैसे वार होगा और जब ये परेशान होंगे तो आएंगे मदद के लिए, मदद लेने आएंगे तो क्या करेंगे, ऑफर करेंगे कि लो भाई हम तुम्हारे ऑफर लेके आए हैं, हमसे बढ़िया तुम्हारा कोई शुभचिंतक है ही नहीं, देखो क्या लेके आए हैं। तो नॉन लिथिको लॉर्ड लिंथ, लॉर्ड तो मैं कहता ही नहीं हूँ, लिन लिथिको जो था वो वाइस रहता है यहाँ। वो आता है क्या करता है सर, डोमिनियन स्टेटस देंगे सर। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस हम देखेंगे, चिंता मत करो। क्या कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन हमारा था कि नहीं सब हम नहीं लेंगे। एक बार देख लो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ यही है, यहाँ देखो डोमिनियन, डोमिनियन और सोवरेन का फर्क देखो। पहला होता है डोमिनियन, दूसरा होता है सोवरेन स्टेट। आज हम क्या है, सोवरेन स्टेट है। क्या होता है सर दोनों में फर्क? तो पहला ये होता है कि डोमिनियन का मतलब ये होता है कि भाई साहब देखो तुम करो अपना काम करो, लेकिन ब्रिटिश कंट्रोल करेगा उसको, या कोई एक दूसरा कंट्रोल करेगा बाहर से, तो वो होता है डोमिनियन। ठीक है। सोवरेन का मतलब होता है कि मैं अपना निर्णय खुद लूंगा। इसीलिए जब ट्रंप ने कुछ चीजें करी ना, कुछ घोषणाएं करी, तो यहाँ के लोग खिलाफ तो होना भी चाहिए। लाजी में देखो आप किसी के भी सपोर्टर हो, डजेंट मैटर, बट अगर आपके इंटेग्रिटी, आपके सोवरेनिटी पे बात आती है कि भाई कोई दूसरे देश का आदमी हमारे देश के मैटर में क्यों बोलेगा, हम खुद सोवरेन, हम खुद संप्रभु हैं। ठीक है, छोटे छोटे देश अपने लिए अपना स्टैंड ले रहे हैं, हम तो इतने बड़े देश हैं, इतने ताकतवर देश हैं, हमें लेना चाहिए। ठीक है। तो सोवरेन स्टेट में क्या होता है भाई, कि अपना निर्णय खुद लेने की क्षमता हो, अपना निर्णय लेने के लिए किसी और की कोई जरूरत नहीं है और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। डोमिनियन में क्या था, हम निर्णय ले सकते हैं लेकिन कोई और भी ऊपर बैठा है जो कि हमें मॉनिटर कर रहा है, हमें सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, वो चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा क्या है सर, इसमें ब्रिटेन मोनार्क वगैरह होते थे। इसमें क्या है सर, अपना हेड होता है सोवरन, जैसे हमारे अभी प्रेसिडेंट है, कोई मोनार्क भी है तो वहां भी चलता है। इसमें जो कंट्रोल होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, वो लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो क्राउन के ऊपर डिपेंड करता है, जो एक ऊपर बैठा है उसके ऊपर। इसमें क्या होता है, जो लॉ मेकिंग पावर रहता है ना, एब्सोल्यूट होता है कि भाई ये लोग हैं जो लोगों ने चुनकर भेजे हैं, वो जाकर के अपना काम करें। ठीक है, ये जो सुप्रीम बैठे हैं, जो इस देश के लोग हैं, सिर्फ वही इसका निर्णय लेंगे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंड करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होता है। और क्या होता है सर, ये तो सोवरन होता ही होता है। जैसे पहले भारत हुआ करता था 1950 से पहले, और 47 से 50 के बीच में हम भी रहे थे आजाद होने के बाद, क्योंकि हमें जरूरत थी कि हम व्यवस्था को समझ सकें और चीजों को चला सकें। उस समय तक हमने उनको अपने कंट्रोल में कहा कि भाई साहब ठीक है, हम आपके कंट्रोल में रहेंगे, चीजों को सीखेंगे। फिर जैसे हमने सीख लिया और हमारा संविधान बन गया, उसके बाद से हमने कहा कि भाई टाटा बाय बाय, अब जाओ अपने घर, हम अपना देख लेंगे। ठीक है, और हम बनेंगे सोवरेन स्टेट। राइट, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब आगे आ जाते हैं वापिस अपने पॉइंट पर। कहाँ गया, आ जाओ, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करते हैं। हाँ ये रहा। हाँ, तो डोमिनियन स्टेट इन्होंने ऑफर किया। और क्या किया सर, इन्होंने कहा कि वाइस राय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको बढ़ाया जाए। और इन्होंने कहा कि भाई हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडिया को ही देंगे, इंडियंस को ही देंगे कि भाई आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, लेकिन वॉर के बाद देंगे। ठीक है, और पावर हम तुरंत तुरंत ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। दूसरा ये कहा कि भाई साहब माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, ये भी बात हम रखते हैं। ठीक है, भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको नकार दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, और इसने और क्या किया, जो कम्युनल पॉलिटिक्स भारत में चल रही थी उसको और बढ़ावा दे दिया। फिर आता है क्रिप्स मिशन, और ज्यादा मतलबी लोग, और ज्यादा ऑफर्स क्या आता है लेकर के। इसका जो ये भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया, तो स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा भेजा गया। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, मेन ऑब्जेक्टिव, वर्ल्ड वार टू में इंडियंस का सपोर्ट लेना। ये भी लेके आता है कि भाई हम तुम्हें डोमिनेंट स्टेटस देंगे। भाई हम क्यों लेंगे डोमिनेंट स्टेटस, तुम्हारे कहने से ले लेंगे। हैं? तो अब क्या होता है सर, ये आता है और कहता है कि हम पहली बार, ये लोग कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार बात करता है ये। ठीक है, और कहता है कि प्रोविंसेस को अलाउ हो कि भाई आप अपने हिसाब से निर्णय लो, मन हो तो आओ, मन हो तो जा सकते हो यूनियन में। डिफेंस जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहेगा। ये सारी बातें कही। ये भी क्या हुआ, ये दोनों ने मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी मना कर दिया। और इसके बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट होता है बहुत भयंकर तरीके से। ठीक है, अब सब होने के बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, भेजा जाता है किसके द्वारा, तो ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट था उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था एटली। एटली के समय में ये आता है। इसमें 3 मेंबर है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए कई बार।
एक है लॉरेंस, एक है क्रिप्स और दूसरा है अलेक्जेंडर। ये जो लॉरेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लॉरेंस यहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और इस बोर्ड का चेयरमैन भी यही था। ये पूछा गया चेयरमैन कौन था, ठीक है। अब इसका मेन काम ये था, कैबिनेट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पहला तो ये कि ट्रांसफर कर देंगे हम पावर भारत के लोगों को, और दूसरा ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम मदद करेंगे आपकी। तो ये दो उनका सुझाव था, दो उनका ऑफर था। इन्होंने क्या करा, जो मुस्लिम लोग बार बार डिमांड कर रहा था हम पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, उसको मना कर दिया इन्होंने कि भाई नहीं हमने बनाने देंगे, ठीक है, उसको नकार दिया। और इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया बनाने की बात कही कि हम यूनियन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यूनियन सब्जेक्ट में ये सारे मैटर रखे कि एक यूनियन सब्जेक्ट बनाएंगे जो केंद्र उसको देखेगी, डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने कि जितने बाकी सब्जेक्ट होंगे वो प्रोविंस को हम दे देंगे और 3 टियर सिस्टम बनाएंगे। 3 टियर सिस्टम में क्या होगा, एक हो जाएगा सेंटर देखेगा, एक प्रोविंस और एक ग्रुप ऑफ प्रोविंस बना देंगे, वो देखेंगे। अब ग्रुप ऑफ प्रोविंस की बात करें तो 3 ग्रुपिंग करी गई ए बी सी में। ए में क्या करा गया कि मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, ये जो क्षेत्र है उसको रखा गया जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल था किसका, आपके ब्रिटिश कंट्रोल का, ठीक है, ब्रिटिश वालों का कंट्रोल था। एक क्षेत्र ऐसा रखा गया जो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, सिंध और ये बलूचिस्तान वाला एरिया था एक, और एक ऐसा रखा है जैसे बंगाल, असम, ये वाला क्षेत्र। तो ए बी सी तीन चीजें रखी गई। अब क्या हो गया सर, अब क्या हो गया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसमें 389 मेंबर होंगे, और बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया है उससे 292 मेंबर, प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर और चीफ कमिश्नर से 4 मेंबर आएंगे। ये क्या है सर, तो देखो अगर हम भारत है, ये पूरा का पूरा मान लो इंडिया है, इसको हम 3 रीजन में बांटें तो 3 रीजन में ये होता है कि एक होता है ब्रिटिश इंडिया रीजन, एक होता है प्रिंसली स्टेट रीजन और एक होता है चीफ कमिश्नर रीजन। देखो ब्रिटिश इंडिया वाला रीजन वो रीजन है जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटेन वालों का है, ब्रिटिश वालों का है। दूसरी अगर बात करें प्रिंसली स्टेट, तो प्रिंसली स्टेट वाला वो एरिया है जहां पर मान लो वहां के लोकल लीडर ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, जैसे कहीं के नवाब हो गए, कहीं के राजा हो गए, कहीं के महाराजा हो गए, उनका कंट्रोल है। लेकिन ये भी मेन कंट्रोल किसके पास है, ब्रिटेन के पास है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ब्रिटेन वहां कंट्रोल कर रहा था, ये प्रिंसली स्टेट कहलाते थे। तीसरा कैटेगरी था वो था चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर में क्या था ना कि जो ब्रिटेन वाले थे, जो सेंटर वाले थे, वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, वहां एक अपना आदमी रख देते थे। जैसे आज के समय सबसे अच्छा इसको समझना है तो इसको समझ लो यूनियन टेरिटरी। चीफ कमिश्नर वाले एरिया का समझ लो यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना या तो एलजी रख लेता है या तो एडमिनिस्ट्रेटर रख लेता है, ठीक है, यही तो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर रख लेता है या एलजी रख लेता है, और यहाँ से वो सेंट्रल वाले रेगुलेट करते हैं यूटी को आज भी। तो ये चीजें करेगा, ये 3 हिस्से बनाएगा और तीनों हिस्से में इसको बांट देगा 292, 93 और 4 हिस्से। और क्या बातें रखी गई कि सर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे प्रोविंशियल असेंबली में, जो असेंबली है उनके द्वारा हम इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे। कॉम्युनल बेसिस पर ही सीटों को फिर से बांटा गया और प्रपोज किया गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब होता है कि नॉर्मली बना दिया जाए, थोड़ा देखे काम काज को समझे, पूरा का पूरा ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, नया नया बनेगा, थोड़ा सीखेगा, उसके बाद से नया गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ पार्टीज इसमें लाए, ठीक है, और क्या था सर, और आगे बढ़ जाए तो बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसी के द्वारा बनाया गया, इसी के तहत बनाया गया। पाकिस्तान को मना कर दिया था उन्होंने, इंटरनल गवर्नमेंट में बात करी। हाँ, जब ये प्लान फेल हुआ ना तो फिर डायरेक्ट एक्शन प्लान छिड़ गया। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, सीधा का सीधा आक्रमण है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे भयंकर तरीके से दिक्कतें शुरू हुई भारत में, ठीक है। दंगा फसाद बंगाल के रीजन में, बिहार के रीजन में, पंजाब के रीजन में, कई जगह पर दंगा वगैरह हुए, कभी भारी मात्रा में, भारी अमाउंट में, उसको हम डायरेक्ट एक्शन डे कह देते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ कि अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय पार्टीशन का, और बाद में पार्टीशन हुआ। बट उससे पहले 1946 में एक इलेक्शन होता है, प्रोविंशियल इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन, ताकि एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लिया जाए और चीजों को समझा जाए। देखो उसमें क्या होता है, पहला तो ये जो इलेक्शन होता है ये लोग भूल जाते हैं कि भाई ये क्रिप्स मिशन के अंतर्गत नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931 के प्रोविजन के अंतर्गत हुआ, और ये प्रोविंस और केंद्र दोनों जगह पर इसको कंडक्ट कराया गया। दूसरा ये था कि जो फ्रेंचाइज था, वोटिंग राइट था, वो प्रॉपर्टी के आधार पर, टैक्स के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर डिसाइड किया कि भाई यही लोग जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना टैक्स दे रहे हैं या इतना एजुकेशन है, यही लोग वोट देंगे, सब नहीं वोट दे सकते। टोटल जो सीट्स थी प्रोविंशियल असेंबली में, प्रांतीय विधायिका में, वो कितनी थी, 1585, जिनमें से सारे सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, वो लड़ी थी कितने पर, 923 पर, जिसमें 716 पर जीते और उनको मेजोरिटी मिली।
मुस्लिम लीग जो था वो 482 पर रहा था, जिसमें से 425 पर उसको जीत मिला। ठीक है, कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बना दी। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में अपनी सरकार बना ली। हाँ, चलो अब इसमें ये देखने को मिला भाई कम्युनल वोटिंग दबा के हुई, जो आज भी चल रहा है। ठीक है, वही जो अंग्रेज छोड़ के गए, हम आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। खैर चलो, अब और क्या हुआ सर, तो कांग्रेस ने इंडियन नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट किया, मुस्लिम लीग ने बाकी सब बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है 46 के इलेक्शन के बाद, उसमें क्या क्या चीजें बनी, कौन कौन लोग थे, देख लो। पहला तो ये कि ये 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ सर, ये सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी। ठीक है, और किसके अंडर में, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, प्रोविजन किसके थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थे। ठीक है, सुझाव किसका था, कैबिनेट मिशन का था। अच्छा, डायरेक्ट हमने इनको हेड नहीं बनाया, इसको क्या बना दिया, जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया। प्रेसिडेंट कौन रहा, तो यहाँ का लॉर्ड वॉवेल, लॉर्ड नहीं सिर्फ वॉवेल। तो वॉवेल जो था वो यहाँ का प्रेसिडेंट रहा, क्योंकि वो वाइस राय भी था। वो बोला कि भाई मेन मैं रहूंगा, कमांड मेरा रहेगा, तुम सीखो, तुम सारे लोग सीख लो कैसे चलाते हैं देश को। तो ये रहा कब तक, फरवरी 1947 तक। बाद में माउंट बेटन आता है, तो माउंट बेटन यहाँ कमांड संभालता है। ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन था, तो ऑचिन लेक था इस समय। ठीक है, कांग्रेस के पास फुल मेजोरिटी थी और उन्होंने सरकार बना ली। बाद में मुस्लिम लीग ने भी अक्टूबर में ज्वाइन कर लिया था और इन्होंने काफी अच्छा काम भी किया, डिफेक्टो गवर्नमेंट के तौर पे काम किया। इसमें देख लो मेंबर, जैसे नेहरू जी वाइस प्रेसिडेंट बने, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ, ये सब इनके पास था। पटेल साहब होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग उनके पास था। राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, फूड और एग्रीकल्चर, पूछा जाता है ये। आसफ अली के पास क्या था, रेलवे और ट्रांसपोर्ट। जगजीवन राम के पास लेबर। सैयद अली जहीर के पास कम्युनिकेशन। केसी नोगी के पास कॉमर्स। और भी लोग थे, तो आप देख लेना एक बार लिस्ट। ठीक है, और मुस्लिम लीग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो पूछे जाते हैं, कुछ लोग मुस्लिम लीग से आए जिन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको भी कुछ मिनिस्ट्री दिए गई। जैसे लियाकत अली खान को फाइनेंस दिया गया, अब्दुल राहब निस्तार को पोस्ट और एयर दिया गया, आर चुंद्रीगार को क्या दिया गया, कॉमर्स दिया गया, गजनफार को क्या दिया गया, हेल्थ दिया गया, जोगिंद्र नाथ मंडल को लॉ दिया गया। इतनी बातें हो गई, ये सारे पिक्चर से मैंने लगा दिए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, भाभा जी को क्या दिया गया, वर्क माइंड्स एंड पावर दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस दे दिया गया। जगजीवन राम को लेबर दे दिया गया। मिथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई दिए गए। ये सारी चीजें हो गई। और क्या बच रहा है, सी राजगोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स दिया गया। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी। चलो, अब आता है 3 जून को माउंटबेटन प्लान। 3 जून को कौन आता है, माउंटबेटन प्लान। ये लेकर के आता है माउंटबेटन प्लान कि भाई साहब अब समय आ गया कि हम भारत को पावर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो अपना डिमांड जो मांग रहे थे उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। किस चीज का, पाकिस्तान बनाने का। ठीक है, और भारत को 2 हिस्से बांटने का इन्होंने निर्णय ले लिया था और 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। बाद में सोवरेन हो जाएंगे। ठीक है, और फिक्स किया गया 15 अगस्त को हम आजादी देंगे। हालांकि पहले बहुत सारे डेट्स थे, जून में देना था, फिर दिक्कतें आई, फिर पहले तो बहुत आगे था डेट ये। ठीक है, बट 1948 में देना था, बट बाद में फिर इसको जैसे तैसे करके 15 अगस्त में, चूंकि माहौल इतना खराब हो गया, डायरेक्ट एक्शन डे और भी कॉमनल राइट्स बढ़ते गए, तो फिर जल्दी जल्दी में इसको आकर के करना पड़ेगा। खैर, ये सारी बातें हो गई। रेड क्लिफ लाइन खींचा गया जब पार्टीशन हुआ तो। ठीक है, कुछ जगह पर रेफरेंडम कराए गए, NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट वाले पार्ट में, सिलहट असम वाले में रेफरेंडम कराया गया, यानी लोगों की रजामंदी से वहां की सरकार बनाई गई। हम पढ़ेंगे रेफरेंडम क्या होता है। सिंध में भी डिसाइड किया गया, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि भाई आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ना चाहो तो छोड़ सकते हो। जिसमें से कितने लोग थे, हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ स्टेट में कि 552 लोग थे लगभग, जिसमें से 549 लोगों ने तो हाथ मिला लिया हमारे साथ, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिसमें आ जाए कौन, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो इन तीनों को भी हमने अलग अलग तरीके से अपने यहाँ शामिल करा, हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, चिंता मत करो। इसके बाद, इस एक्ट के बाद क्या हो गया, ब्रिटिश का जो पैरामाउंटेसी था, जो सर्वोच्चता थी भारत में, खत्म हो गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो खत्म हो गया अब यहाँ से। अब सारा कंट्रोल धीरे धीरे भारत के हाथ में आ गया, यहाँ के लोगों में आ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें रही। ठीक है, अब आ जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत हमें आजादी मिली। और ये जुलाई 1947 में ये पास किया गया। किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो क्लेमेंट एटली था वहां का प्रधानमंत्री। पूछा गया है और बेस्ड ऑन क्या था, जो 3 जून प्लान देखा ना आपने, उसी के आधार पर था। 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए गए, इंडिया और पाकिस्तान का।
15 अगस्त को आजादी दे दी गई, दोनों को एक एक गवर्नर जनरल दे दिया गया कि भाई जब तक तुम्हारा काम सेट नहीं होता तब तक ये तुम्हारे लिए काम करेंगे। और गवर्नर जनरल को बोला गया कि भाई आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आधार पर ही काम करेंगे, उनके राय पर ही काम लेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो कि सोवरेन थी, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी? सोवरेन थी, ठीक है, सोवरेन थी। सोवरेन मतलब वो अपना निर्णय खुद ले सकती थी। असेंबलीज को पावर देगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाइएगा और ब्रिटिश लॉ को खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या हो गया? इन्होंने सेक्रेटरी स्टेट खत्म कर दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट खत्म कर दिया, सारी चीजें हो गई। उसके अलावा प्रिंसली स्टेट थे, उनको दे देगा कि भाई तुम्हारी मर्जी है, भारत में ज्वाइन करो, पाकिस्तान में ज्वाइन करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और एक और चीज, एम्परर ऑफ इंडिया इसी एक्ट के तहत खत्म किया गया, पूछा गया है, इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत खत्म किया गया। जो एम्परर ऑफ इंडिया था, भारत का सम्राट की जो उपाधि हुआ करती थी, उसको खत्म कर दिया, कोई नहीं रहेगा, अब ये लोकतंत्र हो गया है, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑफ डोमिनियन, ठीक है, उनको भी कहा गया कि भाई आप लॉ बना सकते हैं। ये सारी बातें हो गई। चलो, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब 1947 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त, ठीक है, उस दिन रात में एक स्पीच दी जाती है जिसका नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब होता है वैसी डेस्टिनी जिसका कई सालों से इंतजार किया गया हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। और इन्होंने कई साल इंतजार किया था, हम सब ने इंतजार किया था, यहाँ के लोगों ने, तो इसलिए इस स्पीच का नाम ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी रखा गया। और नेहरू जी ने ये स्पीच दी और 15 अगस्त को दिया था। ये पूरा का पूरा स्पीच है, जाकर के देख लेना, ये थोड़ा सा ही लिखा है मैंने, बाकी पूरा देख लेना। चलो, अब आगे जाते हैं। डोमिनियन हो गया। डोमिनियन हम कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। और सोवरन कब बन गए थे? 26 जनवरी 1950 को। चलो, अब 1947 में हमारा पहला कैबिनेट बनता है आजादी के बाद, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को पहला कैबिनेट बनता है। अब इलेक्शन नहीं हुए हैं, ऐसे बनाया जा रहा है कैबिनेट, जिसमें हेड बनाया गया किसको? जवाहरलाल नेहरू को। क्या बने वो? प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। 46 वाला इंटरिम गवर्नमेंट था, ये वाला एक कैबिनेट बनाया गया है ताकि व्यवस्था को ठीक करी जाए, सारी चीजें बनाई जाए। और कैबिनेट में सबसे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनता है और एक्सटर्नल अफेयर उन्हीं के पास है। वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री दी जाती है, स्टेट अफेयर्स दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को वही कृषि और खाद्य दिया जाता है। अंबेडकर जी को क्या दिया जाता है? लॉ दिया जाता है, विधि या लॉ कह लो, जो कह लो। मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन दिया जाता है, पूछा गया है। आर के शनमुखम शेट्टी को क्या दिया जाता है? फाइनेंस दिया जाता है। जॉन मथाई को रेलवे और ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, ये पूछा गया है। बलदेव सिंह को डिफेंस दिया गया, ये भी पूछा गया है। जगजीवन राम को लेबर दिया गया, ये भी पूछा गया है। तो ये सब याद कर लेना। सीजे भाभा को कॉमर्स दिया गया, ये भी पूछा गया है। किदवई साहब को कम्युनिकेशन, एक और किदवई अभी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था जब, याद करो। हाँ, चलो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो इनको इंडस्ट्री और सप्लाई दिया गया। और राजकुमारी अमृत कौर, ये पूछा गया है, इनको हेल्थ दिया गया था, हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। गडगिल साहब को वर्क मेंशन पावर दिया गया था। और भी लोग थे, और भी लोग थे, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और भी लोग इसमें थे। खैर, अब यहां तक बात हमने देख लिया। अब हम जरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसका मेन काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के भविष्य का निर्णय भारत के लोग लेंगे, ठीक है। और 1928 में पहली बार जो मसौदा रखा गया, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, वो तय कर गया कि भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद यहां से मानी जाती कि रखी गई थी। खैर, ये पूछा जाता है किसने दिया था, तो मोतीलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट किया था, नॉट जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, एक संविधान सभा बनाने की बात या राय किसने दी थी? तो एम.एन. रॉय ने दी थी 1934 में। 1935 में नेशनल कांग्रेस पार्टी ने क्या करा था? डिमांड किया था पहली बार संविधान सभा बनाने का। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, फिर कांग्रेस ने। और 1938 में बोला था जवाहरलाल नेहरू ने कि भाई साहब, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के लोग बनाएंगे। अगस्त अफर में इसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और बाद में क्रिप्स मिशन में इसको और बढ़ाया गया, और 1946 के कैबिनेट मिशन में हमने देखा कि और विस्तार किया गया। 389 मेंबर हुए कि रहेंगे कहां से? 292 ब्रिटिश प्रोविंस से, 93 प्रिंसली स्टेट से, और 4 चीफ कमिश्नर से। रिपीट हो रहा है, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अब ये हुआ कि जो सीट्स ये डिसाइड हो रही है ना, वो 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट होंगी। ये स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। ये 399 सीट, 389 सीट किस पर होंगी? हर 10 लाख पर एक एक सीट, ये डिसाइड किया गया। अब ये जो सीट्स हैं, ये कैसे चुनाव होगा? तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। कैसा इनडायरेक्ट? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये एक वोट करने का तरीका होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे वहां मैं बताऊंगा आपको। उसमें क्या होता है ना कि एक प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे मान लो 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 1 2 3 4, सबसे पहला प्रायोरिटी कौन है तो उसका नाम, दूसरा कौन है उसका नाम, तीसरा कौन है उसका नाम, सबसे लास्ट प्रायोरिटी कौन है तो इसका नाम।
अब जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोगों ने लास्ट प्रायोरिटी पर रखा होता है वो पहले राउंड में बाहर हो जाता है। इसका वोट बाकी बचे जो उसके ऊपर वाला होगा, जिसको उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी होगी उसको चला जाएगा। ठीक है, तो उनको चला जाएगा, बच जाएंगे ये 3 लोग। सेम प्रोसेस इसमें दोहराया जाएगा, फिर 2 लोगों में सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा, जो बच जाएगा वो जीत जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। ठीक है, खैर सीट्स की बात कर रहे हैं तो वो कॉम्युनल बेसिस पर अभी भी डिवाइड की गई। ठीक है, जनरल्स, मुस्लिम, सिख, उन सब के आधार पर जो जितना है उसको उतना अपना रिप्रेजेंटेट करने का मौका मिले। ठीक है, प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि भाई साहब नॉमिनेट करा जाएगा तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव को। पार्टी वाइज जो सीट जीते जो चुनाव में, इसके बाद जो लोग जीते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसमें से कितने कितने लोग थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीतने वाले लोग थे वो 208 सीटें, मुस्लिम लीग के 73 सीटें और इंडिपेंडेंट 15 लोग थे। बाकी अदर पार्टी, छोटे छोटे पार्टी से लोग थे। ठीक है, 389 में से। चलो, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की संविधान सभा की कब हुई? तो 9 दिसंबर को हुई। क्या क्या खास बात रहा सर? तो 211 मेंबर, 389 टोटल थे, लेकिन 211 मेंबर अब यहाँ पार्टिसिपेट किए। ठीक है, यहाँ टेम्पररी चेयरमैन किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, पूछा गया है, टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया। दूसरी मीटिंग कब होती है सर? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर चेयरमैन, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये भी पूछा गया है। वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? तो एच सी मुखर्जी को। सेक्रेटरी किसको बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? तो एस बी आर अय्यंगर जी को। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया जाता है? बी एन राव साहब को। ये पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर के दिन तीसरी मीटिंग होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन से मीटिंग में पास करेंगे? तो तीसरे वाले मीटिंग में। ठीक है, कौन से दिन? 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह का रेजोल्यूशन था जिसको मानते हैं हम कि प्रियम्बल, आज जो प्रस्तावना देखते हैं ना, उसका मेन ब्लूप्रिंट जो था वो यहीं से था। हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे अगली क्लास में तो वहां देखेंगे आखिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसा क्या था कि इसने प्रियम्बल बना दिया। ठीक है, इसको 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया प्रियम्बल के बेस के तौर पर। ठीक है, अच्छा, पार्टीशन जब हुई तो पार्टीशन के बाद, ये पार्टीशन पहले ही बात है, जब पार्टीशन हो गई तो ये जो 389 था ये घट करके 299 हो गया। 299 हो गया। अब ये मत सोचना कि सर उनके पास तो सिर्फ 73 सीट ही था मुस्लिम लीग के पास, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो 90 सीट घट गए। तो बेटा एक बात बताओ, जितना ये पंजाब वाला क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान के हिस्सा में, वो सबके सब सीट पर थोड़े मुस्लिम लीग जीता था। ठीक है, उसमें बहुत सारे सीट थे जिसमें ये लोग भी जीते थे, कांग्रेस भी जीता था, और भी सीट लोग जीते थे, तो वो भी चला गया ना उस हिस्से में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि महात्मा गांधी और जो जिन्ना था, ये दोनों लोग कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, हिस्सा नहीं थे। ठीक है, महिलाएं टोटल 15 वुमेन थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर रही, जिनका नाम हम अभी आगे देखेंगे। चलो, और क्या हुआ सर? हाँ, इसका काम एक तो संविधान को बनाना, और साथ ही साथ चूंकि इस समय अभी कोई संसद की व्यवस्था नहीं थी तो वो भी काम ये देख रहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम भी ये देख रहे थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है 29 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था कि एक मसौदा तैयार करें, ठीक है, जो एक पूरा का पूरा बुनियाद रखे और एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में वो जाए, जिसका चेयरमैन बनाया जाता है बी आर अम्बेडकर साहब को। कई बार पूछा गया है। और पहली बार इसका जो फाइनल होता है ये 4 नवंबर 1949 को फाइनल मसौदा पेश किया जाता है, 4 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको टोटल टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कितने सेशन लगे थे? तो 11 सेशन लगे थे और 165 दिन लगा था। और एडॉप्ट कब किया गया ये भी पूछा गया है। तो एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जो आपके प्रियम्बल में देखोगे तो लिखा हुआ है। और इनफोर्स लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कुछ यहां लागू कर दिए गए, कुछ इसके बाद लागू किए गए थे। टोटल खर्चा आया था 6.4 करोड़, ये भी पूछा गया है। ठीक है, आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्चुअल देख लो। कैलीग्राफर का मतलब होता है जो खूबसूरत राइटिंग से लिखता हो, उसको लिखने वाले कलाकार को हम कहते हैं कैलीग्राफर। तो हमारी जो संविधान थी वो 2 भाषाओं में लिखी गई, एक तो अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में जो लिखा वो किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण ने। ठीक है, इटैलिक कैलीग्राफी इस्तेमाल करी, जो ऐसे करते हैं ना टेढ़ा करके, हाँ, तो वो होता है इटैलिक। चलो, और इन्होंने क्या करा कि भाई बोला मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बस मेरा एक छोटा सा नाम लिख देना वहां पर। ठीक है, हिंदी में किसने लिखा? तो बसंत कृष्णा जी वैद्य ने लिखा। बसंत कृष्णा जी वैद्य ने लिखा। ठीक है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका पूरा नाम है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि रायजादा है ना, रईस ज्यादा जैसे साउंड नहीं कर रहा है, डोंट टेक इट सीरियसली कि ये फॉर आपके
न्यूमेरिक्स है, मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए। राइस ज्यादा मतलब क्या होता है, रईस ज्यादा। रईस ज्यादा क्या होता है, अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी लिखी है इन्होंने रईस ज्यादा साहब ने। बाकी एक जो बसंत जी थी उन्होंने हिंदी में लिखा है, ऐसे याद रख सकते हो। और क्या हुआ, जो डेकोरेटेड था, इसको डेकोरेट किसने किया था, नंदलाल बोस जी ने इसको डेकोरेट किया था। किसको, संविधान को। आर्टवर्क की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के फ्रीडम मूवमेंट तक को उसमें दिखाने की कोशिश करी गई, उसके आर्ट्स इसमें शामिल किए गए। ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला इंडियन मेड कॉन्स्टिट्यूशन था। हम भारत के लोग, जिससे क्या होता है, भारत को सुवर्निटी मिलती है, ये पावर मिलता है। सबसे पावरफुल किसको माना जाता है, वी द पीपल। ये पूछा गया है, द मोस्ट पावरफुल इन इंडिया, वी द पीपल। रिफ्लेक्टेड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को इसने रिफ्लेक्ट किया। जो भारत का आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान रखना है। और इसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और फेडरल स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश किया, और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीजों को भी स्थापित किया। पार्टली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसमें लोग जो थे वो इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे। ये मैं सोच रहा ना, सारे इलेक्टेड थे। इलेक्शन का मेथड वही था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और नेशनल कांग्रेस ने इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा था। सॉरी। और ये किस पर था आधारित, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर, यानी सॉरी, इस पर आधारित नहीं था। जो एक उम्र होता है ना कि 18 साल के बाद आप वोट दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। सारे लोग, यूनिवर्सल का मतलब है सारे लोग, ना वो जाति पर, ना धर्म पर, ना कास्ट पर डिपेंड नहीं करता। सभी लोग अगर 18 साल प्लस है, वो किसी बिरादरी, किसी जेंडर, किसी जगह से आता हो, अगर वो भारत का निवासी है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है। सो वो उसके आधार पर वोटिंग उस समय नहीं हुई थी। और ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, तो एलिफेंट था। ठीक है। ये तो मैंने स्टेटमेंट बता दिया, गांधी जी ने दी थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ कमिटीज थी जो कि पूछ लिया जाता है। जैसे मेजर कमेटी में कौन था, यूनियन पावर कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये दोनों के हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू साहब। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कौन थे हेड, तो नेहरू पटेल साहब। अंबेडकर जी को तो आपने देख लिया, ड्राफ्टिंग कमेटी मिली थी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। एडवाइजरी कमेटी जो एक बनाई गई, किस पर, जिसका काम था फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरियाज पर अपनी बात को रखना, कानून को बनाने में मदद करना, और सरदार पटेल उसके मुखिया थे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसके मुखिया कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस स्टाफ कमेटी, इन तीनों के राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी, इसके मुखिया कौन थे, लादी कृष्णा स्वामी। और हाउस कमेटी के मुखिया कौन थे, सीतारामैया साहब। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी साहब। और स्टेट्स कमेटी के मुखिया कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन थे, पिताजी सीतारामैया साहब। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, आपके जवाहरलाल नेहरू, आपके ये पटेल साहब, इनके जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। कुछ सब कमेटी इनके अंडर में, कुछ सब कमेटी, जैसे फंडामेंटल राइट सब कमेटी बनाई गई, उनके कौन देख रहे थे, जेबी कृपलानी। जो आपने देखा ना, जो पटेल साहब के था, उसके अंडर में सब कमेटी है। फंडामेंटल राइट के लिए सब कमेटी, उसके हेड थे कौन, कृपलानी। माइनॉरिटी के लिए जो सब कमेटी, उसके हेड कौन है, मुखर्जी साहब। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है, उस समय वहां ट्राइबल एरिया था, उसकी कमेटी किसको दी गई, बार्डलाई को। और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की कमेटी किसको दी गई, ठाकर साहब को। कुछ और कमेटी देख लो, जैसे एडहॉक कमेटी बनाई गई नेशनल फ्लैग के लिए। नेशनल फ्लैग के लिए वो राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के लिए एसके धर कमीशन भी हम पढ़ेंगे। और एक कमेटी बनाई गई कंस्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन को देख सके, उसके मालवनकर साहब चीफ थे। प्रेस गैलरी कमेटी, उषा नाथ सेन। कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसके चीफ आपके वरद चरियार साहब। यूनियन जुडिशरी के कमेटी के हेड BN राव साहब। ठीक है। उसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन, इसके नालिनी रंजन। और लैंग्वेज कमेटी के हेड मोटोरी सत्यनारायण। टोटल 22 कमिटीज हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को थोड़ा हम ध्यान से देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर ले, 29 अगस्त को बनाई गई। हेड कौन थे, BR अम्बेडकर। टोटल 7 मेंबर थे, ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कौन कौन है, याद करा देता हूं। देखो, पहले तो अम्बेडकर साहब चेयरमैन हो गए। ये दोनों नाम एक जैसे हैं, एक तो अय्यंगर और अय्यर, ये दोनों याद हो जाएंगे। अब देखो, एक हो गया मुंशी जी, क्योंकि अब इतना बड़ा काम हो रहा है तो एक मुंशी तो चाहिए हमारे को। ठीक है, तो मुंशी जी हो गए। अब जब मसौदा बना रहे तो सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो एक मुस्लिम नेता भी थे, कौन थे, सादुल्ला साहब। तो पहले अंबेडकर, दूसरे अय्यर और अय्यंगर, ये दोनों एक जैसे वाले। और तीसरे चौथे कौन हो गए, मुंशी जी। और पांचवे हो गए सादुल्ला साहब। छठे होते हैं मित्तर जी। ठीक है, मित्तर साहब। तो मित्तर साहब ने बाद में रिजाइन कर दिया, और इनका जगह ले लिया था माधवराव ने। एम से मित्तर और एम से माधवराव, ये ध्यान रखना है, इनको रिप्लेस किया। खेतान साहब जिनकी मृत्यु हो जाएगी 1948 में, इनके जगह पर आते हैं कृष्णामाचारी। तो के से खेतान और के से कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये 7 लोग हो गए, याद हो जाएगा। इसका मेन काम यह था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है,
कमेटी रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है, लीगल जो भी चीजें हैं उसके लिए एग्जामिन करना, रिफाइन करना, ये सारी चीजें थी। अब इसके जो पहला ड्राफ्ट था वो किसने प्रिपेयर किया था? बीएन राव ने। यही संविधान के एडवाइजर भी थे, संवैधानिक सलाहकार भी कौन थे? बीएन राव साहब। ये पूछा गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी कितने दिन के लिए मिली थी? 141 दिन। पहली ड्राफ्ट कब उन्होंने पेश करी थी? 21 फरवरी 1948 को, दूसरी 21 अक्टूबर को, और तीसरी फाइनल कब करी थी? 4 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये ड्राफ्ट उन्होंने पेश करी थी। और क्या हुआ सर? टोटल अमेंडमेंट्स कितने प्रपोज किए गए लोगों के द्वारा? 7635। टोटल हुए कितने? 2473। अभी तक हम सिर्फ 106 पर अटके हुए हैं। 100, ठीक है। और ये देखो 2004 तब तब और लोग मानते थे। इसको अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। स्पेशल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अंबेडकर साहब को चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है, बीएन राव साहब को एडवाइजर कहा जाता है। ठीक है, एडवाइजर थे ये आपके संविधान सभा के। और मेन मेन ये रिसोर्सेज है, कहाँ से क्या लिया गया देख लो, ये तो हम देखेंगे आगे। उसके अलावा 395 आर्टिकल था ओरिजिनल वाले में, 8 शेड्यूल थे और 10 पार्ट में बटा हुआ था ये। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा है ये कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा सारी बातें तो बता ही चुका हूं मैं। ठीक है, ये 7 लोग देख सकते हो, 8 लोग बीएन राव साहब हैं, अंबेडकर जी हैं, ये मुंशी जी हैं, ये सादुल्ला साहब हैं, ये अय्यंगर साहब, माधवराव साहब, ये कृष्णामाचारी साहब। ठीक है, ये सारे देख लो आप। चलो, अब 26 जनवरी और 26 नवंबर का फर्क जान लो। तो 26 नवंबर को पहले देखो। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? इनेक्ट और एडॉप्ट, उसको सिर्फ एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, लागू नहीं किया गया। ये चीजें हो गई। इसी के लिए, इसके विश्वसनीयता, इसके मुख्यता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं 2015 से 26 नवंबर को। ये पूछा गया है। 395 आर्टिकल थे ओरिजिनली जब इसको एक्सेप्ट किया गया। 8 शेड्यूल था, टोटल 22 पार्ट थे। मैंने 10 बोला ना, 22 पार्ट थे, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। इसको लिख लेना, 22 पार्ट थे। करंट में कितने? 25 पार्ट है, गलती से निकल गया। लेट नाइट रिकॉर्ड करने का ये दिक्कत होता है। चलो, 22 पार्ट हो गए टोटल। ये बता दिया संशोधन। अब 284 मेंबर थे जिन्होंने इस पर साइन किया था, और 15 महिलाएं थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। ठीक है, कौन कौन सा प्रोविजन ये पूछा जाता है कि भाई साहब उसी टाइम एट द मोमेंट लागू हो गया था 1949 26 नवंबर को ही। तो सिटीजनशिप लागू हो गया, इलेक्शन कमीशन के रूल्स लागू हो गए, प्रेसिडेंट का ओथ लागू हो गया, डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस लागू हो गए, ट्रांजिशनल प्रोविजंस लागू हो गए, और पार्लियामेंट का सेटअप लागू हो गया। ये 6 बातें लागू हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ सर? 26 जनवरी को पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फोर्स कर दिया गया। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना है टर्म। कमेंसमेंट कब हुआ? तो 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा लागू हो गया। अब सोवेरियन बन गया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन गया हम। ठीक है, मेन ये था कि 26 जनवरी कैसे लागू किया जाए, ताकि 26 जनवरी का एक बड़ा अहम वो था कि भाई हमने रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को झंडा फहराने का वो करा था कि भाई हम उस दिन अपना आजादी दिवस मनाएंगे, और उसी के विशेषता के लिए हमने रखा कि 26 जनवरी को ही हम इसको रखें, ताकि वो चीज हम भूलें ना। गवर्नर जनरल की सीट को अबॉलिश कर दिया गया, प्रेसिडेंट वाले को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने। फेडरल सिस्टम लागू कर दिया गया। पार्लियामेंट सिस्टम ने क्या करा? रिप्लेस कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके अलावा और क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म कर दी गई। फाइनल 24 जनवरी को हुआ। लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब थी? 24 जनवरी को, ये मैंने बता दिया। चलो, अब कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देख लो, फैक्ट्स देख लो। जैसे नेशनल फ्लैग, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। जो डिजाइनर थे इस झंडे के, कौन थे? पिंगली वेंकैया पूछा जाता है। हमारा राष्ट्रगान जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कौन है राष्ट्रगान हमारा? तो जनगण मन। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो है वंदे मातरम। लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और कब इसको अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। दोनों ही 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री हमारे वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो पहले और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी। ठीक है, और लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड नहीं, सिर्फ माउंटबेटन। और कौन है सर? तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? तो जीबी मालवणकर। ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले स्पीकर लोकसभा के कौन बने? तो जीबी मालवणकर साहब। ठीक है, और क्या है? पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? तो अनंत सायनाम अय्यनगर। ये भी पूछा जाता है। और देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को 2 भाषाओं में लिखा गया। पहला इंग्लिश में किसने? रायजादा साहब ने। और हिंदी में किसने? बसंत जी ने। डेकोरेट किया था नंदलाल साहब ने। और सबसे लंबा ये लिखा हुआ है, इंडिया ने सोवरन होने के बाद भी, ठीक है, हमने 1949 में कॉमनवेल्थ मेंबरशिप रखा। उसके अलावा हम बात करें क्या?
कि चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन है, तो एस एन मुखर्जी हैं। सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करी, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पास करी थी। ठीक है, चलो अब ये देख लो, ये वो महिलाएं हैं जो 15 की 15 महिलाएं हैं ना, उनके बारे में देख लो। सरोजिनी नायडू सबसे पहली, ये वॉइस ऑफ वुमेन राइट्स थी, महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली पहली यूपी की गवर्नर बनी और पहली वुमेन गवर्नर थी ये भारत की। कहाँ की? यूपी की। हंसा मेहता कौन थी? ये जेंडर इक्वेलिटी के लिए बहुत मानी जाती थी। इन्होंने यूडीएचआर में क्या करा, ऑल ह्यूमन बींग्स कहलवाए थे। ठीक है, क्योंकि ये वुमेन राइट्स की बहुत बात करती थी। राजकुमारी अमृत कौर ये रही, ये पहली भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी और इन्होंने एम्स की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। दुर्गाबाई देशमुख, इन्होंने प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही है। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन, ये कंस्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर, एक्टिव मेंबर रही और काफी सारी चीजें करी इन्होंने। और इनके अलावा ये इकलौती दलित वुमेन कौन है? देक्षायनी वेलयुधन, ये इकलौती दलित वुमेन है जो कि कंस्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन है सर? सुचेता कृपलानी जी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही, ये भी पूछा जा सकता है, तो यूपी की ये रही है ये भी। विजय लक्ष्मी पंडित जी, ये भारत की पहली यूएन असेंबली की प्रेसिडेंट रही है, ये पूछा गया है, पूछा गया है ये। ठीक है, कौन नहीं है? तो लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित जी 1953 में यूएन में जाकर के भारत को रिप्रेजेंट किया था। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बेगम एजाज रसूल, पहली भारत की मुस्लिम महिला थी जो कि क्या थी, कंस्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा थी। ठीक है, उसके अलावा पूर्णिमा बनर्जी, ये उतनी इंपॉर्टेंट इस हिसाब से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बाकी सारे लोग इंपॉर्टेंट है। लीला रॉय जी, इन्होंने एजुकेशन में काफी हेल्प किया। फर्स्ट वुमेन एमपी में ये आती हैं एनी मस्करीन जी। मालती चौधरी जी, ये वर्क फॉर ट्राइबल और रूरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया, इन्होंने भी वुमेन के लिए काम किया। कमला चौधरी जो थे वो बड़ी फेमस राइटर हुआ करती थे। ठीक है, चलो अब यहां तक हो गया समापन। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, ताकि एक रिविजन हो जाए। मैं पहली बार क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं, तो आपके लिए सरप्राइज है और टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं नहीं करवाता हूं, क्योंकि लंबा खींच जाता है वीडियो। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोशिश करते हैं फटाफट इसको करें। चलो, तो सबसे पहले देखो, ये पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दो स्टेटमेंट है, दोनों में हमें डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, सही बात है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, गलत बात है, वो 1833 था। ठीक है, तो ये एक सही है एक गलत है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया, सही बात है। इनका मेन काम ये था कि चाहते थे कि भारत को कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करना, सही बात है, दोनों बात ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना, सही बात है। क्यों बना? क्योंकि हमने 26 नवंबर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। हालांकि ये बढ़िया रीजन नहीं है, ये होता है कि भाई साहब 1950 26 जनवरी को हमने अपना अपना लीडर इलेक्ट कर लिया, मेन लीडर, तो दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। सो ये हो सकता है। ठीक है, ये आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या आ जाएगा? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में आ जाएगा, चेयरमैन कौन है? अंबेडकर साहब, सही है। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन पटेल साहब, सही है। यूनियन पार्लियामेंट पावर कमेटी के चेयरमैन नेहरू साहब, ये भी सही है, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट का फीचर कौन नहीं है? तो ये तो सही है, नेहरू जी थे, हेड थे, इंडियन लीडर्स उसमें थे। सोवरेन गवर्नमेंट नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट जो था वो सोवरेन थोड़ी था, उसके ऊपर वेबल था, वेबल था, यानी अंग्रेजों की पकड़ तो अभी भी थी, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सोवरेन नहीं था, संप्रभुता नहीं थी। किस एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्तता दी थी? ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो 1935 एक्ट ने दी थी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो 1909 के मॉर्ले मिंटो ने इंट्रोड्यूस किया था। सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए किसने ओपन कर दिया था? तो 1861 में, बाद में इसको ओपन कर दिया गया था। ठीक है, और क्या है भाई साहब, और क्या है? तो चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, वाइसरॉय को बनाया था 1858 में। वो बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट, तो वारेन हास्टिंग बना था ये। ठीक है, चलो और देख लो, दो स्टेटमेंट है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, ठीक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये भी सही बात है, दोनों सही है। चलो, 15 मेंबर थी कंस्टिट्यूंट असेंबली में। दूसरा क्या है? दक्षायनी वेलियुथन, जो कि इकलौती दलित महिला थी, ये भी सही है, दोनों ठीक है। चलो
और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से करेक्टली मैच देखना, सुचेता कृपलानी पहली भारत की सीएम है, सही बात है। दूसरा क्या है, सरोजिनी नायडू पहली भारत की पीएम है, महिला पीएम है, गलत है। अमृता कौर फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं, हेल्थ मिनिस्टर है। विजयलक्ष्मी पंडित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्या है, विच वुमेन वाज एसोसिएटेड विद एंटी टचेबिलिटी एफर्ट, बताओ एंटी टचेबिलिटी के लिए कौन था? अगर तुम यहां तक देखो कमेंट करके बताना, अभी मैंने ऊपर बताया है। चलो, बी आर अम्बेडकर को चीफ आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सही बात है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर किया था, सही बात है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो अगर अभी तक आप साथ बने हो तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई सुझाव है, कोई बात है तो बताइए। बाकी देखो, मैंने ये आपको दे दिया है, अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पीडीएफ दे देता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैंने सरप्राइज रखा है आपके लिए। जब आप ये डीटी क्लासेस पर क्लिक करोगे ना, ये देखो, पीडीएफ खोलना और उस पर जाकर के क्लिक करना। यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये देखो अब आ गया ना। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आप सीधा का सीधा कहाँ चले जाओगे? सीधा का सीधा चले जाओगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ये देख रहे हो आप, सीधे सीधा यूट्यूब चैनल पर आ जाओगे। तो जो भी बात भाई हैं, अगर आप देख रहे हैं, वहां से आकर के आप लेक्चर देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो स्कैनर मैंने लगाया है, ये जो स्कैनर लगाया है, इस स्कैनर पे क्लिक करो, या जो मैंने लिखा है स्कैन वाला, यहाँ कहीं पर भी क्लिक करो तो आप सीधा का सीधा कहाँ चले जाओगे? टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाओगे। ठीक है, ठीक है। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। मैंने लिंक लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा चीजें मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीजें एडवांस कर रहा हूँ, खुद से जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, बाकी अगर सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, सीधा आप चले जाओगे चैनल पर। देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करते रहो। ठीक है, और साथ बनाए रखो, हिम्मत रखो, सिलेक्शन होगा, अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं देता रहूंगा जितना आप साथ देते रहोगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिए और भाईचारा निभाते रहिए। आप लोग भी दोस्तों को बताइए, मेहनत कीजिए आप लोग भी, मैं तो कर ही रहा हूँ आपके लिए, आप लोग भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।